गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए मार्च 2026 तक एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपका एग्जाम मार्च 2026 या उससे पहले है तो ये बैच आपके लिए है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यस, कंफर्मेशन आ गई आरू की। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था टीडीएस, राइट? टीडीएस एंड टीसीएस दो क्लासेस ऑलरेडी अपनी हो चुकी हैं। आज अपनी थर्ड क्लास है। आज मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट नहीं होगा, राइट? मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा टीडीएस का चैप्टर। चलिए जी फ्रेंड्स, आगे के प्रोविजन देखते हैं। लास्ट हम लोगों ने जो किया था 194J, राइट? टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट? अभी बात करेंगे फ्रेंड्स इससे आगे के प्रोविजन के बारे में। इससे आगे के प्रोविजन बात करेंगे फ्रेंड्स। टीडीएस इन केस ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड सेक्शन 194K। गुड मॉर्निंग आरू, गुड मॉर्निंग माधवी, गुड मॉर्निंग रमेश, राइट? टीडीएस इन केस ऑफ इनकम ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड सेक्शन 194K। म्यूचुअल फंड से मेरे पास कोई इनकम आती है, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया और वहां से मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा है, वहां से मेरे पास कोई डिविडेंड आ रहा है, म्यूचुअल फंड कंपनी मुझे डिविडेंड या इंटरेस्ट पे कर रही है मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो उसके ऊपर टीडीएस काटेगी। उस टीडीएस की यहां पर बात हो रही है। एनी पर्सन मेकिंग पेमेंट ऑफ इनकम ऑन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड टू ए रेजिडेंट शैल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एट द रेट ऑफ 10%। 10% फ्रेंड्स इसके ऊपर टीडीएस कटेगा, पूरा 10% इसके ऊपर टीडीएस कटेगा। एंड प्रोवाइडेड द अमाउंट बीइंग पेड और पेबल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर टू ए पर्टिकुलर पर्सन इज एक्सीडिंग 5000। पर्सन को जो पेमेंट हो रही है वो 5000 से ज्यादा की है, 5000 तक कोई टीडीएस नहीं, 5000 से ज्यादा की है। सेक्शन 194 के इंटरेस्ट ऑन इन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, इंटरेस्ट आ रहा है 5000 से ज्यादा का, डिविडेंड आ रहा है 5000 से ज्यादा का, टीडीएस काट लो 10%, राइट? तो म्यूचुअल फंड से कोई भी इनकम आएगी 10% टीडीएस कट जाएगा। 5000 से अगर ज्यादा की इनकम होगी, टीडीएस शैल नॉट बी डिडक्टेड इफ इनकम इज ऑफ द नेचर ऑफ कैपिटल गेन, राइट? अब कैपिटल गेन क्या है फ्रेंड्स? मेरे पास यूनिट्स है, मैंने उसको सेल कर दिया, सेल करने से मेरे पास कौन सी इनकम आएगी? कैपिटल गेन, राइट? कैपिटल गेन हमेशा सेल करने से आएगा, ट्रांसफर करने से आएगा। अपनी एसेट को, जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया कहीं और, किसी और को ट्रांसफर कर दिया, उससे जो इनकम आई वो मेरी सेल से या ट्रांसफर से जो भी इनकम आई वो कैपिटल गेन में चली जाएगी, राइट? तो मेरे पास इंटरेस्ट, डिविडेंड, इस तरह की कोई रिकरिंग इनकम आ रही है वो मेरी यहां पर कवर होगी, सेक्शन 194 के उन इनकम पे लगेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करेंगे टीडीएस इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 194LA, राइट? क्या हो रहा है? कंपनसेशन मिल रहा है, एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ने मेरी कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, राइट? मेरी प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया। कंपल्सरी एक्विजिशन के बारे में हम पहले भी काफी बार बात कर चुके हैं। सो इफ एनी लैंड और बिल्डिंग हैज बीन एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट और एनी अदर सिमिलर एजेंसी, चाहे गवर्नमेंट एक्वायर करे या कोई सिमिलर एजेंसी, राइट? सिमिलर एजेंसी मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई और एजेंसी आपकी उसको एक्वायर कर लेती है। टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 10% प्रोवाइडेड द अमाउंट पेड और पेबल टू एनी रेजिडेंट इज एक्सीडिंग 2.5 लाख। 2.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट है जो उसको पे करना है, राइट? और प्रॉपर्टी उसकी एक्वायर कर ली है, तो वो कह रहा है उस पर 10% टीडीएस काट लो। मतलब किसी का कोई घर था,
कोई मकान था, कोई दुकान था, कोई लैंड थी, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है गवर्नमेंट का, कोई पब्लिक का प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके बीच में आ गया, गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी एक्वायर कर लिया कि भाई ये प्रॉपर्टी अब से हमारी। हम पूछ नहीं रहे, हम बता रहे हैं। उसमें पूछा नहीं जाता, बताया जाता है कि हम बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी अब इस प्रोजेक्ट में जाएगी, आपको हम इतना कंपनसेशन देंगे। तो गवर्नमेंट ने मिस्टर ए को राइट कंपनसेशन दिया। कितना दिया? 10 लाख रुपए का। 10 लाख का कंपनसेशन मिला। तो 10 लाख का जो कंपनसेशन मिला, इस पर 10% टीडीएस काट लो, 1 लाख रुपए ये गवर्नमेंट काट लेगी। 1 लाख रुपए, 9 लाख रुपए उसको दे देगी, या जो भी एजेंसी कंपलसरी एक्वायर कर रही है वो 1 लाख रुपए इसका टीडीएस काट लेगी मिस्टर ए का, और बाकी उसको पेमेंट कर देगी। ये तब काटेगी जब ये पेमेंट ग्रेटर देन 2.5 लाख है। 2.5 लाख तक कोई टीडीएस नहीं काटना, ठीक है। एंड देन नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स इफ पेमेंट रिलेट्स टू एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड पर एक्वायर की है, एग्रीकल्चरल लैंड राइट कंपलसरी एक्वायर की गई है, तो उस केस में वो कह रहा है कोई टीडीएस मत काटना, कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, लैंड के केस में छोड़ दिया, ठीक है। अब यहां पर फ्रेंड्स आगे बात करेंगे, नो टीडीएस शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन वेयर such payment is made in respect of any award or agreement which has been exempted from levy of income tax under section 96 of right to fair compensation and transparency in land acquisition and rehabilitation and resettlement act 2013। काफी बड़ा सा नाम है राइट, और नाम से ही काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी राइट। नाम क्या है? सेक्शन 96 ऑफ एक्ट का नाम क्या है? राइट टू फेयर कंपेंसेशन, राइट टू fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013। ये एक ऐसा एक्ट है फ्रेंड्स जो ये बोलता है जी कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर करते हो राइट, किसी की प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर करते हो तो उस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एक्ट उसको बेसिकली सपोर्ट कर रहा है कि किसी की आपने प्रॉपर्टी एक्वायर कर दी और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया कि जा तू भाग जा, जो मर्जी, अब तू अपनी जिंदगी खुद देख, तो वो कह रहा है ऐसा नहीं चलेगा। ये एक्ट बोल रहा है ऐसा नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को एक तो प्रॉपर उसको कंपेंसेशन देना है, प्रॉपर राइट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रॉपर उसको कंपेंसेशन मिला है, फेयर कंपेंसेशन मिले। और आपको जब उसको कंपेंसेशन दोगे तो ऐसा नहीं आपने एक जगह से दूसरी जगह भगा दिया, तो आप उसको दूसरी जगह पर, एक जगह से आपने निकाला तो दूसरी जगह आप उसको रहने के लिए जगह भी दो, उसके सेटलमेंट का अरेंज करो, उसके रिहेबिलिटेशन का अरेंजमेंट करो राइट। वो सारी चीजें गवर्नमेंट को करनी पड़ेंगी या उस एजेंसी को करनी पड़ेंगी। आप तभी किसी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह फेंक सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने उठा के फेंक दिया और अब आप जाओ खुद करो, अपनी जिंदगी खुद जियो राइट। तो ये एक्ट उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जिनके साथ कुछ गलत ना हो। अगर गलत हो रहा है तो इस एक्ट की वो शरण ले सकते हैं, इस एक्ट का सपोर्ट लेके राइट कोर्ट में केस अपना कर सकते हैं और राइट कंपेंसेशन मांग सकते हैं। तो ये एक्ट उन लोगों को सपोर्ट करता है। तो ये बोल रहा है कि अगर इस एक्ट के अंडर किसी को कोई पेमेंट हुई है, इस एक्ट के अंडर कोई पेमेंट हुई है, और कुछ पेमेंट है तो हमें नहीं पता, 10% का रूल लगेगा 2.5 लाख से ऊपर, लेकिन अगर इस एक्ट के अंडर कोई पेमेंट हुई है तो कोई टीडीएस नहीं काटना, कोई टीडीएस नहीं काटना। क्योंकि नॉर्मली इस एक्ट के अंदर कोई पेमेंट होती है तो फ्रेंड्स वो टैक्स से एग्जेम्प्ट है, वो टैक्स से ही एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 96 राइट। वैसे देखो इस पूरे एक्ट को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इतना सा प्रोविजन हमें पता हो कि इस एक्ट के अंदर सेक्शन 96 है इस एक्ट का, उसके अंडर अगर कुछ पेमेंट जाती है तो वो हमारी पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। और जब इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो उसके ऊपर टीडीएस काटने का फायदा ही नहीं, इसलिए उस पर टीडीएस भी हटा दिया राइट। तो सेक्शन 194 LA कहां लगेगा? जहां पर ये एक्ट बीच में नहीं आता और कुछ पेमेंट हो रही है, कुछ और अगर गवर्नमेंट ने उसको कंपेंसेशन में पेमेंट की है, 2.5 लाख से ऊपर पे टीडीएस काट लो 10%। इस एक्ट के अंदर हुई है, मत काटो कोई टीडीएस क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। सिंपल, बस ठीक है जी। इतना सा सेक्शन 194 LA। 194 LA याद करने का सिंपल तरीका बताता हूं, LA लैंड, लैंड एक्विजिशन। 194 LA कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है, ये सेक्शन याद हो जाएगा आप, LA लैंड, बस। चलो जी, टीडीएस इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय सर्टेन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली राइट। इस सेक्शन से पहले फ्रेंड्स एक सेक्शन आप लोगों को बताता हूं, मैं पहले कुछ बता देता हूं राइट। एक सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 194C, एक सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 194H, और एक सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 194J राइट। 194C क्या था? पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट
कोई कॉन्ट्रैक्ट मैंने किसी को दिया और उसकी पेमेंट कर रहा हूं, तो मेरे को टीडीएस काटना होता था 2% या फिर 1%। 1% इंडिविजुअल एचयूएफ, 2% कोई किसी और को अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं, उसकी अपनी लिमिट थी। 194H क्या बोलता था? कमीशन और ब्रोकरेज कितना, राइट? यहां पर बताया जी 5% टीडीएस काट लो, उसके अपने रेट थे, राइट? 194J पेमेंट फॉर प्रोफेशन या प्रोफेशन और टेक्निकल और प्रोफेशनल कोई पेमेंट हो रही है 190 ब्रोकरेज के लिए लगेगा, 194J प्रोफेशन या फिर टेक्निकल पेमेंट कोई कर रहा हूं उसके ऊपर लगेगा। अपनी लिमिट्स अपने रेट थे। ये तीनों ही प्रोविजन के अंदर एक चीज कॉमन थी। क्या कॉमन थी? ये अप्लाई नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ इफ टर्नओवर इज ग्रेटर देन, टर्नओवर इज लेस देन 1 करोड़ और ग्रॉस रिसीट इज लेस देन 50 lakhs। याद होगा आप लोगों को, नहीं याद है मैं रिकॉल करा रहा हूं कि तीनों सेक्शन के अंदर यह चीज कॉमन थी। इस सेक्शन में अपनी अपनी लिमिट्स, अपने अपने रेट। एक चीज कॉमन तीनों के अंदर कि ये सेक्शन तभी अप्लाई हो रहे हैं इंडिविजुअल या एचयूएफ पे जबकि टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है। अगर टर्नओवर मेरी 1 करोड़ या उससे कम है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख या उससे कम है, तो उस केस में इंडिविजुअल एचयूएफ पे ये तीनों ही सेक्शन नहीं लग रहे। ठीक है, ये रिकॉल करवाना था मेरे को ये सेक्शन पढ़ने से पहले। अब पढ़ते हैं अगला सेक्शन जो मैं पढ़ रहा था, अब समझ में आएगा वो सेक्शन। सेक्शन 194M क्या बोल रहा है? टीडीएस इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय सर्टेन इंडिविजुअल और एचयूएफ, राइट? एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ other than those who are required to deduct tax at source under section 194C, 194H और 194J, right? क्या कह रहा है? other than who are required to deduct tax, income tax under section 194C, H, J, कह रहा है सब पर लगेगा। किस पर लगेगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ। ये इंडिविजुअल एचयूएफ पर लगेगा, स्पेशली इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए बनाया गया है सेक्शन, राइट? कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ पर लगेगा? उन पर, सब पर लगेगा, सारे इंडिविजुअल एचयूएफ पर लगेगा, केवल राइट कौन से वाले जो कि इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं हो रहे, एक्सेप्ट अदर देन दोज हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स 194CJH, 194CJH जिनके ऊपर नहीं लग रहा, उन सब पर ये वाला प्रोविजन लगेगा। 194M क्या कह रहा है? इंडिविजुअल एचयूएफ पर लगेगा। कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ? वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिनके ऊपर सेक्शन 194C, 194H और 194J कमीशन वाला, कॉन्ट्रैक्ट वाला और प्रोफेशनल वाला जो सेपरेट सेक्शन है वो उनके ऊपर जहां अप्लाई नहीं हो रहे, उनके ऊपर 194M लग जाएगा। अब किनके ऊपर नहीं लग रहा 194C, H, J? जो ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ है जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, उनके ऊपर वो सेक्शन नहीं लग रहे, इसलिए वो यहां 194M में कवर होंगे, राइट? 194M स्पेशली केवल इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए बनाया गया, ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए बनाया गया जो उन 3 सेक्शन में कवर नहीं हो रहे, राइट? पढ़ लेता हूं। एनी पर्सन बीइंग इंडिविजुअल एचयूएफ अदर देन दोज हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इनकम टैक्स, तो जिनके ऊपर 194CHJ लग रहा है वो तो वहीं जाएंगे, वो CHJ पे लगेंगे, वो वैसे ही टीडीएस काटेंगे। जिनके ऊपर वो 3 नहीं लगे वो यहां आ जाओ, यहां टीडीएस काटो। अब तो कैसे? रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट, ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे एचयूएफ जिनके ऊपर वो 3 सेक्शन नहीं लगे, पेमेंट कर रहे हैं किसको? रेजिडेंट को। रेजिडेंट को वो कुछ पेमेंट कर रहे हैं, ये लोग रेजिडेंट को कुछ पेमेंट कर रहे हैं, राइट? तो इनको क्या करना है? टीडीएस करना है, टीडीएस काटना है इनको, राइट? रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सम रेजिडेंट अंडर कॉन्ट्रैक्ट और बाय वे ऑफ फीस, प्रोफेशनल सर्विसेज और कमीशन। ये कमीशन किसी को देते हैं, ये किसी को प्रोफेशनल फीस दे रहे हैं, ये किसी को राइट कुछ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पेमेंट कर रहे हैं। बट 194ICH तीनों लगी नहीं रहे इन पे, क्योंकि लिमिट कम थी इसलिए बच गए, वहां बच गए। पेमेंट कर रहे हैं वही वाली, लेकिन लिमिट कम थी इसलिए बच गए, तो वो कह रहे हैं यहां कवर करेंगे। कितने की? अंडर बाय प्रोफेशनल सर्विस कमीशन ब्रोकरेज शैल डिडक्ट अमाउंट ऑफ 5%। 30 6 तक अगर पेमेंट की है तो 5% टीडीएस काटेंगे,
30/6 के बाद किए तो 2% टीडीएस काटेंगे, राइट। ऑफ सच सम एज इनकम टैक्स बट टैक्स शैल बी डिडक्टेड ओनली व्हेन अमाउंट पेड और पेबल इज एक्सीडिंग 50 lakhs इन एग्रीगेट। कह रहा पूरे साल में आपने, राइट, पूरे साल में आपने क्या किया, आप एक इंडिविजुअल हो, आप HUF हो, राइट, HUF हो, इंडिविजुअल HUF, आप पेमेंट कर रहे हो कितनी की, 50 लाख की, 50 लाख से ज्यादा की आप किसी को पेमेंट कर रहे हो। आपकी टर्नओवर कितने की है जी, 80 लाख रुपए की। मेरी टर्नओवर 80 लाख की है, मैं पेमेंट कर रहा हूं 50 लाख की। किस चीज की, कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कर रहा हूं। 194C मेरे ऊपर नहीं लगा, बच गया, क्योंकि टर्नओवर 80 लाख की थी। मैं इंडिविजुअल हूं, HUF हूं, टर्नओवर 80 लाख की थी, मैं बच गया वहां से। उन्होंने कहा वहां तो ठीक है बच गए, लेकिन हमें यह बताओ कि 80 लाख की टर्नओवर है और 50 लाख रुपए का आप पेमेंट कर रहे हो किसी को, मजाक बनाया हुआ है, राइट। आपकी 80 लाख रुपए की टर्नओवर है, आप किसी प्रोफेशनल को 50 लाख की पेमेंट कर रहे हो, प्रोफेशनल फीस आप 50 लाख की पे कर रहे हो। 194I से आप बच गए, 194J से आप बच गए, यहां कवर करेंगे। आप किसी को कमीशन दे रहे हो, ब्रोकरेज दे रहे हो, कितना, 50 लाख रुपए से ज्यादा का, 60 लाख 70 लाख रुपए का ब्रोकरेज पे कर रहे हो और आपकी टर्नओवर 80 लाख रुपए की है, कैसे पॉसिबल है। आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई होंगे, हर हालत में होंगे, और 50 लाख की फ्रेंड्स लिमिट बहुत बड़ी लिमिट है, राइट। तो किसी की टर्नओवर 1 करोड़ से कम की है, टर्नओवर 50 लाख, टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से कम है, और वो पर्सन इंडिविजुअल HUF है और पेमेंट कर रहा है 50 लाख की, किससे रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, प्रोफेशनल फीस से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, कमीशन ब्रोकरेज से रिलेटेड। ये तीनों वो आइटम है जो सेक्शन 194H, 194C, 194J में कवर होते हैं। वहां आप बच गए क्योंकि आपकी टर्नओवर कम थी, तो आपके ऊपर यह सेक्शन अप्लाई होगा। यहां पर आप टीडीएस काटोगे, राइट, और टीडीएस का रेट भी यहां पर डिफाइन कर दिया। तो जो वहां कवर नहीं होगा टर्नओवर कम की वजह से, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा पेमेंट कर रहा है, तो उसको यह सेक्शन लग जाएगा, राइट। तो यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो हर एक को नहीं बोला, केवल जिसने 50 लाख से ज्यादा की पेमेंट की, तो उन्होंने कहा 50 लाख से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो तभी आप पढ़ोगे, अदरवाइज नहीं पढ़ोगे, राइट। 50 लाख तक भी की तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, बस इतना सेक्शन था फ्रेंड्स। इसके छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप देख लेना एक बारी, राइट। क्वेश्चन को फ्रेंड्स सॉल्व जरूर करना, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इन प्रोविजंस के साथ उन्हें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अगला सेक्शन हम पकड़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 194N, टीडीएस इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन कैश, सर्टेन अमाउंट इन कैश। मैं बैंक जाता हूं और बैंक में जाके कुछ कैश निकाल के जाता हूं, कैश विड्रॉ करके लाता हूं, मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कैश विड्रॉ कर सकता हूं, कितना कर सकता हूं, कोई लिमिट नहीं है। बैंक से पैसा निकालने की कोई लिमिट नहीं, मेरे को जरूरत है जितने पैसे की मैं निकालूंगा, ठीक है जी, मेरा पैसा है। बट यहां पर सेक्शन 194N आया। 194N ने बोला जी अगर आप एक लिमिट से ज्यादा पैसा निकालोगे तो बैंक उसके ऊपर टीडीएस काटेगा। एक लिमिट से ज्यादा पैसा निकालोगे तो बैंक उसके ऊपर टीडीएस काटेगा। लिमिट कितनी, 1 करोड़। लिमिट कितनी, 1 करोड़। कह रहे 1 करोड़ रुपए से ऊपर अगर आपने पैसा बैंक से निकाला है तो बैंक टीडीएस काटेगा। कितना काटेगा, 2%। आपने 1 करोड़ रुपया, आपने 1 करोड़ 10 लाख निकाला, 2%, 1 करोड़ 10 लाख का 2% बैंक काट के बैलेंस आपको पे कर देगा। सिंपल। तो ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है बैंक्स के ऊपर अप्लाई, जो बैंकिंग कंपनीज है उनके ऊपर अप्लाई होता है सेक्शन। इंडिविजुअल HUF कंपनीज पर नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली उनसे पैसा निकालने नहीं आएगा, बैंक से पैसा निकलेगा, राइट। टीडीएस इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन कैश, सेक्शन 194, एवरी पर्सन बीइंग बैंकिंग कंपनी टू विच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाइज। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जो बैंक्स को रेगुलेट करता है, बैंक्स को कंट्रोल करता है, बैंकिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो बैंक पर लगेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन कैरिंग इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो नॉर्मली जो ग्रामीण बैंक मिलेंगे आपको, वो कोऑपरेटिव बैंक है ज्यादातर, राइट। तो उनकी बात कर रहा है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस भी बैंकिंग एक्टिविटी करता है, वहां भी जाके सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, वहां जाके आप एफडी करवा सकते हो, आरडी करवा सकते हो, बहुत सारी बैंकिंग एक्टिविटीज पोस्ट ऑफिस भी कर रहा है। तो कह रहा है इन सब पे लगेगा ये प्रोविजन। ये लोग टीडीएस काटेंगे। कब काटेंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम बीइंग द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एज द केस मे बी इन कैश एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पूरे साल में टोटल मिला के, चाहे एक बार में चाहे अलग अलग, पूरे साल का टोटल 1 करोड़ क्रॉस कर गया, काटना है। टू एनी पर्सन रेफर टू
राइट टू एनी पर्सन हियर इज रेफर टू द रेसिपिएंट, मतलब रेसिपिएंट मतलब जो भी पैसा रिसीव कर रहा है उसका टीडीएस काट लो। फ्रॉम वन और मोर अकाउंट मेंटेन्ड बाय द रेसिपिएंट, चाहे एक अकाउंट से निकाले चाहे आपके पास उसके मल्टीपल अकाउंट हैं, उन मल्टीपल अकाउंट से भी अगर उसने निकाला है तो उसका टोटल देख लो। एक पर्सन के 3 अकाउंट है बैंक में, एक से निकाला उसने जी 50 लाख, दूसरे से निकाला 20 लाख और तीसरे से निकाला 40 लाख, टोटल हो गया 1 करोड़ 10 लाख। वो कह रहे हैं टीडीएस काट लो। अकाउंट वाइज नहीं देखना, सारे अकाउंट मिला के देखो, राइट। With it shall be at the time of payment of such sum deduct the amount of 2% of such sum as income tax। 2% काटना है, राइट। और अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ तक कुछ नहीं है, 1 करोड़ के बाद है। लेकिन ऐसा नहीं है 1 करोड़ के बाद है, जैसे किसी ने 1 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख निकाला तो 20 लाख पे काटना है, ऐसा नहीं है, पूरे अमाउंट पे कटेगा। टीडीएस कटेगा फ्रेंड्स पूरे अमाउंट पे, ये ध्यान रखना है। लिमिट चेक करते टाइम मुझे 1 करोड़ की लिमिट चेक करनी है, एक बार लिमिट एक्सीड हुई तो मेरे को फिर पूरे अमाउंट पर टीडीएस काटना है। एग्जांपल के लिए एक पर्सन ने 80 लाख रुपए बैंक से निकाले, कह रहा है कोई टीडीएस नहीं। एक पर्सन ने 1.5 करोड़ निकाला, 1.5 करोड़, तो माइंड में क्वेश्चन आएगा टीडीएस 50 लाख पे काटू या 1.5 करोड़ पे। तो फ्रेंड्स टीडीएस इस पूरे 1.5 करोड़ पे निकलेगा 2%, इस पूरे 1.5 करोड़ का 2% 3 लाख रुपए बैंक टीडीएस काट लेगा। 30 लाख काट के गवर्नमेंट को जमा कराएगा, 1 करोड़ 47 लाख की इस पर्सन को पेमेंट होगी। और क्रेडिट कैसे मिलेगा टैक्स का, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ रेसिपिएंट हु हैज नॉट फाइल्ड, ध्यान से पढ़ना है वाला पॉइंट फ्रेंड्स, प्रोवाइडेड इन केस ऑफ रेसिपिएंट हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ऑल द 3 असेसमेंट ईयर्स रेलिवेंट टू द 3 previous year for which time limit to file return of income under subsection 1 of section 139 has expired immediately preceding the previous year in which the payment of sum is made to him, the provision of this section shall apply with the modification that this sum shall be amount of aggregate of amount as the case may be in cash exceeding 20 lakhs rupees during the previous year, and the deduction shall be an amount equals to 2% of such sum where the amount or aggregate or amount as the case may be being paid in cash exceeds 20 lakhs rupees during the previous year but does not exceed rupees 1 crore, the amount equals to 5% of the sum where the amount or aggregate amount as the case may be being paid in cash exceeds 1 crore during the previous year। ठीक है जी, आ गया समझ में? चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, समझना ध्यान से क्या कह रहा है। कुछ अलग ही स्टोरी चल रही है, अलग ही स्टोरी चल रही है। देखो क्या कह रहा है। अभी हमने क्या देखा कि एक बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी का नाम लिख देते हैं, बैंकिंग कंपनी का नाम लिख देते हैं, सपोज एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक मिस्टर ए को पेमेंट करता है। कितने की पेमेंट करता है? कहता है जी 80 लाख रुपए की पेमेंट की मैंने। कह रहा है कोई टीडीएस मत काटो, राइट, टीडीएस मत काटो। रमेश, मैंने बोला पूरे साल का टोटल चेक करो 1 करोड़। रमेश की क्वेरी आई है, अगर पर्सन ने 98 लाख पहले दिन ड्रॉ किया और अगले दिन जाके वो 50 लाख और निकाल लाया तो क्या लगेगा? बिल्कुल लगेगा। पूरे साल का चेक करना है। आपने 98 लाख निकाला, बैंक नहीं काटेगा। आप अगले दिन जब जाओगे 50 लाख तो बैंक आपके अकाउंट में एंट्री चेक कर लेगा। आपके अकाउंट में सब पता है उन्हें क्या ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, कि ऑलरेडी 98 लाख आप पूरे साल में निकाल चुके, 50 और निकाल के आए, टोटल 1 करोड़ 48 लाख। 1 करोड़ 48 लाख का 2% जो भी आप पेमेंट अब निकाल रहे हो उसमें से काट लेगा, इकट्ठा काट लेगा। पूरे पुराने वाले का भी सब इकट्ठा काट लेगा बैंक आज ही, जिस दिन आप जाओगे वो लिमिट एक्सीड की। तो ये लिमिट पूरे साल की है, डेली लिमिट नहीं है। मैंने बोला था एग्रीगेट कि पूरे साल की लिमिट चेक करनी है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक मिस्टर ए 80 लाख रुपए निकाल के लेके आते हैं, कह रहा कोई टीडीएस मत काटो, 1 करोड़ से ज्यादा हो तभी काटना। लेकिन यहां जो अभी हमने पढ़ा वहां कुछ और स्टोरी लिखी है। वो कह रहा है ये जो लिमिट है ना 1 करोड़ की, कि 1 करोड़ तक, राइट, नो टीडीएस, ये लिमिट तब अप्लाई होगी। आप चेक करो मिस्टर ए के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल, आप मिस्टर ए की थोड़ी सी और डिटेल चेक करो। हमने कहा जी क्या चेक करें? उसने कहा ये देखो मिस्टर ए प्रॉपर रिटर्न्स फाइल कर रहा है टाइम से, इसकी रिटर्न जारी है। 1 करोड़ रुपए का अमाउंट निकालने आया है बंदा, 80 लाख रुपए का अमाउंट निकालने आया है बंदा, 50 लाख रुपए का अमाउंट निकालने आया है। ये रिटर्न फाइल करता है क्या? रिटर्न फाइल करता है। वो कहता है हाँ जी देख लेते हैं, चलो
मिस्टर ए की रिटर्न्स का स्टेटस चेक किया। वो अब कब का चेक करूं, कौन सी रिटर्न चेक करूं? उसने कहा अच्छा कौन से फाइनेंशियल ईयर में निकालने आया? मैंने कहा जी देखो हमारे ऊपर जो फाइनेंशियल ईयर अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 2024-25। 2024-25 दिव्या की क्वेरी आई है, मैं भी थोड़ी देर में पढ़ूंगा, बस पहले ये बता दूं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 ये फाइनेंशियल ईयर है। इस फाइनेंशियल ईयर में पर्सन पैसा निकालने आया है और मुझे टैक्स काटना है 24-25 में। बट मुझे डिसाइड करना है 24-25 में कि क्या 1 करोड़ की लिमिट, पहली चीज तो 1 करोड़ की लिमिट लिखी है, लेकिन उन्होंने बोला कुछ चेक करो। अगर वो चेकिंग में वो उस क्राइटेरिया पे ये बंदा खरा नहीं उतरा, ये क्राइटेरिया उसके ऊपर नहीं फिट बैठा, तो इसकी लिमिट 1 करोड़ से रिड्यूस कर देंगे हम। कितनी कर देंगे जी? 20 लाख कर देंगे। 20 लाख के ऊपर आपको टीडीएस काटना है। ऐसा पर्सन जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा टाइम से, ऐसा पर्सन जो टाइम से रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, वो कह रहा है फिर 1 करोड़ की लिमिट नहीं है, फिर 20 लाख की लिमिट है, यानी रिटर्न फाइल होनी चाहिए। अब मैंने पूछा कि कौन सी रिटर्न, कौन से साल की रिटर्न चेक करूं, कौन से साल की फाइल होनी चाहिए, वो तो बताओ। क्या सारी जिंदगी की? कोई पर्टिकुलर ईयर तो बताओगे कि जी कौन से साल की रिटर्न उसकी फाइल नहीं होगी तो 20 लाख की लिमिट अप्लाई होगी। तो उसने बोला जी चेक करो 24-25 में वो पैसा निकालने आया है, 24-25 में पैसा निकालने आया, इससे पिछले चेक करो फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ये देखो कि 23-24 तक पिछले 3 साल, 23-24 तक पिछले ऐसे 3 साल जिसके रिटर्न फाइल करने की डेट निकल चुकी है। कब? 23-24 में। वो 3 साल जिनकी रिटर्न फाइल करने की डेट निकल चुकी है 23-24 में। ध्यान से समझना पॉइंट को। वो कह रहा है जी लिमिट 1 करोड़ की है, लिमिट 1 करोड़ की ही है। 1 करोड़ तक नो टीडीएस, 1 करोड़ के ऊपर 2%, 1 करोड़ क्रॉस करते ही पूरे पे 2%। लेकिन कह रहा है अगर वो पर्सन रिटर्न फाइल नहीं कर रहा टाइम से, क्योंकि इतना हैवी अमाउंट पर निकालने आया तो भाई रिटर्न तो फाइल की होंगी। रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है इसका मतलब गड़बड़ है, लोचा है कुछ तो। इसको 1 करोड़ तक हम छूट नहीं दे सकते, रिस्क नहीं ले सकते 1 करोड़ का। ये बंदा 80 लाख रुपए निकाल ले आया, 70 लाख रुपए निकाल ले आया और रिटर्न फाइल नहीं कर रहा। रिटर्न नहीं फाइल कर रहा है इसका मतलब ये बंदा ये कह रहा है कि जी मेरी लिमिट ही नहीं है, मेरी इनकम ही नहीं है, मैं रिटर्न क्यों फाइल करूं? मेरी तो इनकम 3 लाख रुपए के अंदर है। रिटर्न तभी एप्लीकेबल नहीं होगी ना जब आपकी इनकम 3 लाख के अंदर है। बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख, मतलब मेरी इनकम 3 लाख के अंदर है और मैं 80 लाख रुपए अपने बैंक से निकाल ले आया हूं। हम चेक करेंगे अब इसको, इस बंदे को हमें चेक करना है। चेक करने का तरीका क्या है? उन्होंने बोला जी 20 लाख के ऊपर, 20 लाख तक छोड़ दो इसको, 20 के ऊपर इसका टीडीएस काट लो। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कौन सी रिटर्न, कौन से साल की रिटर्न, वो पॉइंट समझ रहे हैं हम लोग कि भाई कौन से साल की रिटर्न। तो उसने कहा चेक करो किस साल में वो पैसा निकालने आया। 24-25 में पैसा निकालने आया है इस फाइनेंशियल ईयर में, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 के बीच में, जब मर्जी आया। कह रहा है इससे पिछले साल में चले जाओ, 23-24 जो भी ये साल है इससे पिछले साल, और इस ईयर में चेक करो इससे पुराने 3 साल, 3 साल 1 2 3, क्या इन 3 सालों की राइट, ये देखो कि इस साल में ऐसे पिछले 3 साल जिसकी लास्ट डेट रिटर्न फाइल करने की निकल चुकी है 23-24 में, ऐसे 3 साल की रिटर्न जिसकी इसके पिछले साल में लास्ट डेट ही निकल गई कि अब रिटर्न फाइल ही नहीं हो सकती। आप मेरे को बताओ इससे पिछले 3 साल कौन कौन से होंगे? 23-24 से पिछले 3 साल 2022, 23, 2021, 22, 2020, 21। देखो 20-21 की लास्ट डेट कब निकली होगी? 20-21 की लास्ट डेट होगी 31 जुलाई, नॉर्मली 31 जुलाई 21, क्योंकि मार्च 21 की लास्ट डेट मैंने बताया था रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या होती है? 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर। ऑडिट का केस 31 अक्टूबर, नॉन ऑडिट 31 जुलाई। उसी साल की 31 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइल करनी होती है, राइट। 21-22 की लास्ट डेट कब होगी? इसकी होगी 31 जुलाई, राइट, 22 तक। इसकी 31 जुलाई 23 तक। ये 31 जुलाई जो 23 है ये कब पड़ रहा है? 23-24 में ही पड़ेगा ना फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इसकी डेट निकल चुकी और इन दो की पहले ही निकल चुकी। लॉजिक बताऊंगा, अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ऐसा करना क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या अचीव करना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी कि जिस साल में पैसा निकालने आया पर्सन, उससे पिछले साल में देखो, क्या देखो उससे पिछले साल में कि इस साल में 23-24 में पिछले ऐसे 3 साल जिसकी 23-24 में लास्ट डेट निकल चुकी, वो ये होंगे ये 3 साल।
कि ये 3 साल की लास्ट डेट 23-24 तक निकल चुकी है। यानी 23-24 तक अगर फाइल हो सकती थी तो इन तीनों में से कोई एक हो सकती थी, अदरवाइज निकल चुकी लास्ट डेट, राइट। और आपने ना ये रिटर्न फाइल की, ना ये रिटर्न फाइल की, ना ये रिटर्न फाइल की। अगर आपने इन तीनों में से कोई एक भी फाइल कर दी, तो कह रहा है आपके ऊपर फिर 1 करोड़ का प्रोविजन लगेगा। 20 नहीं, फिर 1 करोड़। कोई एक भी, तीनों नहीं, आप एक भी फाइल की हो आपने रिटर्न, तीनों में से कोई एक भी रिटर्न फाइल कर दी, आपके ऊपर 1 करोड़ का प्रोविजन लगेगा। आपने ना ये फाइल की, ना ये फाइल की, ना ये फाइल की, और 23-24 इससे पिछले साल में तीनों की डेट निकल भी चुकी है। तो एक्ट ये बोल रहा है, अब एक्ट की जो मैं लैंग्वेज दोबारा पढ़ूंगा, अभी जो हमने पढ़ा फिर दोबारा पढ़ूंगा उसको, वो बोल रहा है जिस फाइनेंशियल ईयर का निकाल रहे हो उससे प्रीसीडिंग ईयर, पिछला साल, ऐसे 3 साल जिसकी लास्ट डेट पिछले साल में निकल चुकी, ऐसे 3 साल जिसकी रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट पिछले साल मतलब 23-24 में निकल चुकी। अगर मैं 24-25 की बात कर रहा हूं, 23-24 में निकल चुकी। क्यों कर रहे हैं ऐसा, अब समझना ध्यान से। अगर वो ऐसा नहीं बोलते कि पिछले 3 साल जिसकी डेट पिछले 3 साल में निकल चुकी है, वो सीधा सीधा ये बोल देते कि पिछले 3 साल की डेट निकल चुकी। अगर सिंपल वो पिछले 3 साल बोलते तो उस केस में मेरे 22-23, 21-22, 20-21 ना होके एक होता 23-24, एक होता 22-23, एक होता 21-22। मैं इन 3 की डेट चेक करता। अगर ये बोलते कि भाई जिस साल में पैसा निकाल के आया उससे पिछले 3 साल देख लो, अगर पिछले 3 साल की रिटर्न उसने फाइल नहीं की है तो 1 करोड़, राइट, तो 20 लाख, और रिटर्न फाइल करिए एक भी साल फाइल कर दी तो 20 लाख। लेकिन जानबूझ के उन्होंने उससे 1 साल पीछे खींचा। वजह क्या थी मैं बताता हूं अब आपको। मान लो ये प्रोविजन ऐसा ना हो के ऐसा होता पिछले 3 साल, सिंपल पिछले 3 साल। मिस्टर ए बैंक में गए, एचडीएफसी बैंक में 80 लाख रुपए निकालने। मिस्टर ए से बोला, और फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, फाइनेंशियल ईयर था 2024-25 में पैसा निकालने गए। बैंक ने बोला जी कितना निकालना है, कह रहा 80 लाख रुपए निकालने हैं, निकाल लो जी। बैंक ने बोला जी बताओ रिटर्न फाइल की 3 साल की आपने, उसने कहा की है, उसने कहा दिखा दो 3 साल की रिटर्न। वो कह रहा है जब दिखा दो बोला, कह रहा सर वो रह गई है, किसी 1 साल की फाइल की है नहीं की, 1 भी साल की नहीं की। वो कह रहा फिर आप निकालोगे अगर इसके ऊपर तो आपको फिर 20 लाख के ऊपर लिमिट लग जाएगी, 2% टीडीएस कटेगा। तो मिस्टर ए कहता है कोई बात नहीं अभी नहीं निकाल रहा मैं। मिस्टर ए भाग के गया अपने सीए के पास, अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास। क्या कहता है जी मेरी एक काम करो 2023-24 इसकी तो टाइम लिमिट है अभी, क्योंकि इसकी टाइम लिमिट कब होगी 24-25 तक, 31 दिसंबर तक। 24-25 की 31 दिसंबर 25 तक रिटर्न फाइल हो सकती है विद पेनल्टी। इसने अपने सीए से क्या बोला जी मेरी रिटर्न फाइल कर दो, किसकी, नील की कर दो, कोई दिक्कत नहीं आप फाइल कर दो। उसने उठा के नील की रिटर्न फाइल कर दी, एक्नॉलेजमेंट इसको पकड़ा दी। रिटर्न फाइल करने में 5 मिनट लगता है, फाइल हो गई जी। एक्नॉलेजमेंट लेके फिर बैंक में आया 1 घंटे बाद, कहता है जी लो रिटर्न फाइल हो गई। कब की, 23-24 की, क्योंकि एक्ट बोल रहा है कोई भी 1 साल, राइट। अब कह रहा है आप टीडीएस मत काटना। बैंक क्या कहेगा जी बहुत बढ़िया, आप टीडीएस नहीं कटेगा, आपने रिटर्न फाइल कर दी। गवर्नमेंट को पता था ये गड़बड़े होंगी, इसलिए उन्होंने कहा ये 23-24 को हम कवर ही नहीं करेंगे। उसने कहा जिस साल की हम बात कर रहे हैं ना उससे पिछले 3 साल, वो 3 साल उससे पिछले साल में ही निकल चुके हो, यानी कि बंदा रिटर्न फाइल ही ना कर पाए। जब ये बैंक के पास आए मिस्टर ए पैसा निकालने, और बैंक बोले क्या आपने 22-23, 21-22, 20-21 की रिटर्न फाइल की है, वो कहेगा नहीं की, वो कह रहा है आपके ऊपर टीडीएस लगेगा। अब ये बंदा चाह के भी ये नहीं बोल पाएगा कि मैं रिटर्न फाइल करके आ रहा हूं अभी, क्योंकि डेडलाइन ऑलरेडी पिछले साल में निकलवा दी। गवर्नमेंट ने ऐसे 3 साल पकड़े हैं जिनकी डेडलाइन पिछले ही साल में निकल चुकी। अब इस साल में किसकी रिटर्न फाइल करोगे, रिटर्न फाइल करने का स्कोप खत्म करा दिया। पर्पस इस सेक्शन का ये है, ये पिछले 3 साल का पर्पस ये है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा शुरुआत में आपको शायद कि भाई पिछले 3 साल में डेडलाइन निकल चुकी हो, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना दिया। कह रहे इसीलिए बनाया क्योंकि ये मिस्टर ए भाग के जाएंगे अपनी रिटर्न फाइल करने, क्योंकि अभी तो डेडलाइन है। इसलिए डेडलाइन पिछले 3 साल की देखो, कि ऐसे पिछले 3 साल जिसकी डेडलाइन पिछले ही साल में निकल चुकी, राइट। तो यह चीज पर ध्यान रखनी है कि जिस साल में टीडीएस कटने वाला है उससे पिछले साल में चेक करो, उससे पिछले साल में देखो इस साल में ऐसे कौन से 3 साल जिसकी डेडलाइन निकल चुकी। इस साल की रिटर्न नहीं देखनी है, 23-24 की रिटर्न नहीं देखनी है, 23-24 में ऐसे 3 साल चेक करने जिनकी डेडलाइन निकल चुकी है। तो वो ये पिछले 3 साल होंगे, इनकी डेडलाइन 23-24 तक निकल चुकी। 23-24 तक ज्यादा से ज्यादा 22-23 की रिटर्न फाइल हो सकती थी, वो भी निकल गई।
अब कोई स्कोप नहीं है रिटर्न फाइल करने का। अब आप आओ 24-25 में टैक्स पैसा निकालने, वो कह रहे आप तो टीडीएस होके रहेगा, मतलब टीडीएस आपसे करा के मानेंगे, आप रिटर्न फाइल करनी है टाइम से कर लो। केवल इसलिए टीडीएस वो गवर्नमेंट कह रही है इसलिए फाइल मत करोगी, आप पैसा निकालने हो और बैंक ने बोला तो अब मैं भाग के जा रहा हूं जी रिटर्न फाइल करा के आऊंगा। राइट, आई होप ये चीज क्लियर होगी, मैं दोबारा पढ़ दूंगा उसको। तो वो कह रहा है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है provided that in case of recipient who has not filed the return of income for all the 3 assessment years, कह रहा है तीनों में से एक भी साल की फाइल नहीं की, all the 3 assessment year to the 3 previous year for which the time limit to file the return of income under subsection 1 of 39(1) रिटर्न की डेडलाइन बताता है कब तक फाइल करनी है, has expired, वो एक्सपायर्ड हो गई। कब एक्सपायर हो गई? immediately preceding the previous year in which payment of sum is made to him, जिस साल में पेमेंट हो रहा है उससे पिछले साल के अंदर 3 साल की डेडलाइन निकल चुकी है, वो ये बात बोल रहा है। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई विद द मॉडिफिकेशन, उस केस में ये प्रोविजन थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होगा। क्या मॉडिफिकेशन? वो कह रहा है मॉडिफिकेशन देखो ये है कि जो बंदा यहां फंस गया आके रिटर्न फाइल नहीं की, उस बंदे के ऊपर आपको 20 लाख तक नो टीडीएस, 20 लाख तक नो टीडीएस। क्वेरीज आ रही है, मैं अभी पढ़ूंगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्वेरीज, मैं अभी पढ़ूंगा, बस ये सेक्शन पूरा करा दूं। राइट, 3 क्वेरीज मैंने देख ली, आ चुकी है। 20 लाख रुपए तक नो पेमेंट, नो टीडीएस। वो कह रहा है जैसे ये अमाउंट ग्रेटर देन 20 लाख होगा पूरे साल का, आपको टीडीएस काटना है 2%। कब तक? 1 करोड़ तक। अगर 1 करोड़ तक की पेमेंट है, 20 से ऊपर 1 करोड़ की है, 2% काट लो। 80 लाख है, कितनी काट लो जी? मल्टीप्लाइड बाय 2%। 90 लाख है, मल्टीप्लाइड बाय 2%। राइट, जितना भी हो मल्टीप्लाइड बाय 2%। 1 करोड़ है, मल्टीप्लाइड बाय 2%, 2 लाख रुपए टीडीएस काट लो। वो कह रहा है लेकिन अगर पेमेंट 1 करोड़ क्रॉस कर जाए तो जो 1 करोड़ के ऊपर वाला अमाउंट है उस पे 5% काटना। राइट, तो पेमेंट मैं कर रहा हूं 1 करोड़ 20 लाख की, तो 1 करोड़ पे कितना? 2%। 20 लाख ऊपर का जो है उस पे कितना? 5%। तो 1 करोड़ पे 2%, 2 लाख रुपए। 20 लाख पे 5%, 1 लाख रुपए। राइट, तो 3 लाख रुपए इस बंदे का टोटल टीडीएस कट जाएगा। कौन पर्सन? जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा। कब? पिछले 3 साल की, जिसकी डेडलाइन निकल चुकी। 3 साल की रिटर्न फाइल नहीं की उसने। कौन से 3 साल? जिसकी डेडलाइन पिछले साल ही निकल चुकी, ऐसे 3 साल। एक भी फाइल नहीं की, कोई एक भी अगर उसने फाइल कर दी होती तो यह प्रोविजन नहीं लगता उसके ऊपर। फिर सिंपल 1 करोड़ के ऊपर निकलने पे 2% कटता, बस 5% तो उस केस में आएगा ही नहीं। 5% तभी आ रहा है जो नॉन फाइलर हैं, उनको पकड़ना है। जो ये धांधलेबाजी गड़बड़ कर रहे हैं, बैंक में इतना मोटा मोटा पैसा पड़ा हुआ है, निकालने आए हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। राइट, उसको पकड़ना चाहते हैं लोग फ्रेंड्स। राइट, आई होप प्रोविजन क्लियर होगा। तो एक बार उसमें पढ़ भी देता हूं। राइट, क्या मॉडिफिकेशन? दिस सम शैल बी अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एज द केस में बी इन कैश एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 20 लाख से ज्यादा है तब द डिडक्शन शैल बी amount equals to 2% of sum where the amount or aggregate amount as the case may be being paid in cash exceeds 20 lakhs during the previous year but does not exceed 1 करोड़। 2 लाख 20 लाख से ऊपर पेमेंट किया है बट 1 करोड़ से ऊपर नहीं है, 1 करोड़ तक है, तो कह रहा है पूरे पे 2% काटो। An amount equals to 5% of the sum where amount or aggregate amount as the case may be being paid in cash exceeds 1 करोड़। 1 करोड़ से ऊपर वाला जो है उसके ऊपर 5, तो 1 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ के ऊपर 5% है। ठीक है जी, चलो जी अब 3 क्वेरीज पढ़ लेता हूं। पहली दिव्या की, सर हाउ डज वन बैंक गेट्स टू नो अबाउट ट्रांजैक्शन इन अदर बैंक? अदर बैंक की बात नहीं हो रही है, अपने ही बैंक में दिव्या, अपने ही बैंक में। एसबीआई में मेरे 3 अकाउंट हैं, ये तो एसबीआई को पता होगा ना। मेरे 3 अकाउंट एसबीआई में सेविंग है। पहले इसमें से 50 लाख निकाले, फिर दूसरे बैंक में से मैंने यहां से 30 लाख रुपया निकाला और यहां से फिर 40 लाख रुपया निकाल लिया। ये तो एसबीआई को पता होगा, ये एसबीआई को रखनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन। एसबीआई का पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है, एसबीआई के पास पूरी इंफॉर्मेशन है, वहां एसबीआई को देखना पड़ेगा। पता है आपको, बैंक के सिस्टम इतने स्ट्रांग हो गए हैं, सारी ट्रांजैक्शन खुद ट्रिगर होती है उनके सिस्टम में। जैसे ही होगा वहां ट्रिगर हो जाती है। राइट, पूरे आईटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है आजकल बैंक का। तो ये विद इन बैंक की बात हो रही है, दूसरे बैंकों की बात नहीं हो रही कि आपने 70 लाख रुपए एचडीएफसी से 70 एसबीआई से निकाले, तो उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है,
दूसरी आरू की क्वेरी है, पर्सन ड्रॉ 200 करोड़ देन 2% विल बी सेम और डिफरेंट। जितना मर्जी अमाउंट हो आरू, अगर अमाउंट 1 करोड़ क्रॉस कर रहा है तो 2% है, उसके ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। देखो पर्पस समझना, आप पर्पस को समझो। पर्पस ये है, ये इस पर्सन को ट्रैक करना चाहते हैं कि वो इतना मोटा कैश निकाला क्यों है, आप क्यों विड्रॉ कर रहे हो इतना मोटा कैश। एक तो आप रिटर्न फाइल, नॉन फाइलर को एक तो पकड़ना है, दूसरा कि नॉन फाइलर ने कमाया कहां से ये पैसा, दूसरा जो रिटर्न भी फाइल कर रहा है आया भी उसके पास, बट फिर भी वो विड्रॉ कर रहा है, तो क्यों विड्रॉ कर रहा है। नॉर्मली मैं आपको बताता हूं, 1 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा विड्रॉ हो रहा है, नॉर्मली गवर्नमेंट क्या चाहती है, देखो उससे एक तो हो सकता है आपका जेन्युइन केस हो, आप पैसा निकाल रहे हो, जेन्युइन केस हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, कई बार ऐसा तो नहीं कोई गलत नंबर 2 में कहीं पैसा लगाने का प्लान कर रहे हो, कोई किडनैपिंग, कोई फिरौती, कोई उस तरह का केस है और आप वहां पैसा देना है आपको, कोई समझ रहे हो, उल्टे सीधे कामों में कहीं पैसा जा रहा हो, कोई इलीगल एक्टिविटीज में आपका पैसा, क्योंकि इतना मोटा कैश क्यों चाहिए भाई, बैंक से पेमेंट कर दो। गवर्नमेंट इसीलिए ट्रैक करती है ये मोटी मोटी ट्रांजेक्शंस को। और ट्रांजेक्शंस ट्रैक कैसे होंगी, एक बार उस पर टीडीएस काट लो, जैसे टीडीएस कटेगा रिटर्न में रिपोर्ट हो जाएगा, उस बंदे का पैन नंबर रिपोर्ट हो चुका होगा और उस पर्सन को ट्रैक कर लेंगे ये लोग। टीडीएस कटते ही ट्रैक करना बड़ा आसान हो जाता है, राइट। और रमेश के क्वेरी, सर रिटर्न शुड बी टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल, ऐसा कुछ नहीं लिखा रमेश कि आपकी रिटर्न कितने की होगी, टैक्स उस पर पे किया है नहीं पे किया है, 3 लाख से ऊपर कम ज्यादा कुछ नहीं, वो कह रहा है बस रिटर्न फाइल हुई हो, बस इतना सा उन्होंने बोला रिटर्न। देखो रिटर्न फाइल होने के पीछे भी पर्पस है, मैं आपको बताता हूं। एक बंदे ने कभी रिटर्न फाइल नहीं की, गवर्नमेंट उसको ठीक से ट्रैक नहीं कर पाती। कई बार एक बंदा जो रिटर्न फाइल कर रहा है, कितने की फाइल कर रहा है, मैं कहता हूं 3 लाख रुपए की फाइल करता है और वो अकाउंट से आके 80 लाख रुपए निकाल के ले जाता है। आपको क्या लग रहा है 80 लाख की ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स में रिपोर्ट नहीं होगी? इनकम टैक्स में रिटर्न रिपोर्ट होगी, इनकम रिपोर्ट होगी। डिपार्टमेंट का सिस्टम फौरन ट्रिगर करेगा कि जी 3 लाख की इनकम है बंदे की, रिटर्न आ रही है। जिसकी रिटर्न नहीं आ रही तो कंपैरिजन नहीं हो पा रहा, जिसकी रिटर्न आ रही है जितने मर्जी की आ रही है, 3 लाख की रिटर्न आ रही है, 3 लाख की रिटर्न आ रही है, बंदे ने 80 लाख रुपए निकाला है। इनकम टैक्स पूरा बैंकिंग के एक एक ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स में रिपोर्ट हो रहे हैं। कभी फॉर्म देखना किसी का, मैंने 26AS फॉर्म बोला था, 26AS के अंदर सारे राइट जो आपके टीडीएस आए हैं, टीसीएस आए हैं, वो एक फॉर्म होता है AIS एनुअल इंफॉर्मेशन राइट स्टेटमेंट, एक होता है TIS ट्रांजैक्शन वाइज रिपोर्ट होती है। उसके अंदर ये बैंकिंग जितने ट्रांजैक्शन, शेयर से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन, बहुत सारे ट्रांजैक्शन बैंक इनकम टैक्स पूरे ट्रैक कर रहा है, सब उसके अंदर है। वो चेक कर लेंगे कि 80 लाख रुपया निकाला, 3 लाख की रिटर्न कहां से आया, नोटिस आ जाएगा आपके पास। अब आप जवाब दो कि 80 लाख निकला कैसे है पैसा, ये आया कहां से था, बताओ जी आप। अब आप जवाब देते रहना वहां पर। पुरानी रिटर्न्स हो सकता है बढ़ी गई हो, सेविंग के आप दिखा दो बच जाओगे, लेकिन अगर कोई तरीका नहीं बच पाओगे तो उन्हें केवल रिटर्न चाहिए, जितने मर्जी की अमाउंट है, बाकी ट्रैकिंग वो कर लेंगे। ठीक है चलो जी, तो ये फ्रेंड्स एक सेक्शन था अपना छोटा सा जो बैंक्स के ऊपर लगता है, सेक्शन 194N, जो बात करता है कैश विड्रॉ की। समरी में बता देता हूं इसकी, एक बार रिपीट कर देता हूं कि बात करता है ये अपने पैसा बैंक से निकाला, कितना निकाला जी, 1 करोड़ से ऊपर। 1 करोड़ से ऊपर निकाला, बैंक 2% काटेगा पूरे अमाउंट पे टीडीएस और गवर्नमेंट को जमा करा देगा। वो कह रहा है जी ये बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता, चेक करो रिटर्न फाइल करता है, रिटर्न फाइल नहीं करता, रिटर्न नहीं फाइल करता तो फिर 20 लाख तक कुछ मत काटना है इसका, 20 लाख के ऊपर राइट अमाउंट निकलते ही 2% पूरे अमाउंट पे काट लेना, और 1 करोड़ क्रॉस कर जाए तो 1 करोड़ तक 2%, उसके ऊपर वाले पे 5% टीडीएस काटना है बैंक को। अब रिटर्न फाइल नहीं करता, वो रिटर्न चेक करनी है हमें, कौन सी रिटर्न देखनी है, वो देखनी है ऐसी 3 रिटर्न जिसकी लास्ट डेट, जिसकी फाइल करने की लास्ट डेट पिछले साल निकल चुकी। ऐसे 3 साल की रिटर्न जिसको फाइल करने की लास्ट डेट पिछले साल निकल चुकी, इस साल नहीं पिछले साल की जानबूझ के निकल लगवाई, जो मैंने लॉजिक बताया कि अब वो बंदा फाइल ही नहीं कर पाएगा, भाग के जाएगा, फाइल नहीं कर पाएगा। अब उसकी मजबूरी है टैक्स कटवाना, या तो पैसे मत निकाल या टीडीएस कटवा, मजबूरी बन गई, कोई तरीका नहीं, कोई चारा नहीं छोड़ा उसके सामने, फंसा दिया उसको पिछले 3 साल बोल के, पिछले 3 साल में डेट निकल चुकी। बस ये है फ्रेंड्स प्रोविजन, बाकी सारी स्टोरी आपको समझाने के लिए। ठीक है जी, चलो जी। और यहां पर छोटा सा फ्रेंड्स एक पॉइंट और है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दी वेयर दी रेसिपिएंट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो पैसा अगर निकाल रही है तो उस केस में जो लिमिट है 1 करोड़ की, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल
हैव इफेक्ट एज फॉर 1 करोड़ द वर्थ 3 करोड़ रुपीज हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसा निकाल रही है तो 1 करोड़ की जगह आपको 3 करोड़ पढ़ना है, बस उन पर 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ का प्रोविजन लगेगा। 3 करोड़ तक कुछ नहीं, 3 करोड़ के ऊपर टीडीएस। प्रोवाइडेड ऑल्सो द नथिंग कंटेन सेक्शन शैल अप्लाई टू पेमेंट मेड टू, राइट। कोई गवर्नमेंट को पेमेंट हो रही है, कह रहा है ये सेक्शन नहीं लगेगा। नॉर्मली ये सब जगह आपको मिलेगा कि गवर्नमेंट को कोई पेमेंट हो रही है तो कोई पेमेंट नहीं ये लगता नहीं है। कोई बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग के बिजनेस में है, पोस्ट ऑफिस में है, उन पर भी नहीं लगेगा। बैंक टू बैंक तो बहुत हैवी ट्रांजेक्शन होते हैं। अगर बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं उसके ऊपर ये टीडीएस लगना शुरू हो गया कि 1 करोड़ से ऊपर एक बैंक ने दूसरे बैंक में कैश विड्रॉ इतना होता है उनका, तो कैश उन्हें रखना होता है, उनकी तो बिजनेस है वो, तो उनको बाहर कर दिया। एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू अ बैंकिंग कंपनी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन, राइट, कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनी, एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। ये क्या है फ्रेंड्स, छोटा सा बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं। कई आपने गांव देखे होंगे जहां पर कोई बैंक नहीं है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नहीं है, कोई बैंक कुछ नहीं है बैंक। अब उन गांव वालों को सर्विस कैसे मिले? तो कई बार कुछ बैंक क्या करते हैं, जैसे स्टेट बैंक ने क्या किया, मान लो स्टेट बैंक गया उस गांव के अंदर, उसने एक दुकानदार को पकड़ लिया। उस दुकानदार को बोला आप एक काम करना, आप जो इस बैंक में लोगों को बैंकिंग सर्विस चाहिए होती है और वो बैंक तक आ नहीं पाते क्योंकि बैंक बहुत दूर है, गांव में हमारा बैंक है नहीं, हम आपको अपना एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, आप अपनी दुकान चलाओ आराम से, और ये हमारे सेविंग अकाउंट के फॉर्म भी है। जिनको अकाउंट खुलवाना होगा वो बैंक नहीं आएगा, आपके पास जाएगा, हम बोलेंगे जी आपके पास चले जाओ, आप उनकी अकाउंट खुलवाने में हेल्प करना, फॉर्म डिपॉजिट करना, फॉर्म भरवा देना, उनका सब करवाना और आप हमें दे देना। मतलब वो बंदा बैंक और लोगों के बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है, और वो गांव का ही बंदा है। वो गांव के किसी दुकानदार को, किसी भी शॉपकीपर को पकड़ के वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे, जो छोटी मोटी बैंकिंग एक्टिविटी करवा देगा लोगों की, बड़ी नहीं करवाएगा, छोटी मोटी करवा लेंगे जिसमें कोई रिस्क ना हो, राइट। उन्हीं लोगों की बात हो रही है। एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन कैरिंग आउट बिजनेस ऑफ बैंकिंग, राइट। तो उसके साथ मिलकर कोई बंदा काम कर रहा है, उसके ऊपर भी कह रहा है 1 करोड़ की लिमिट अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वो बंदा भी बैंक के साथ काम कर रहा है, उसे जरूरत पड़ सकती है। तीसरा, एनी वाइट लेवल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर ऑफ बैंकिंग कंपनी इंक्लूडिंग कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज, फ्रेंचाइजी एजेंट ऑफ वाइट लेवल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर मेंटेनिंग द सेपरेट बैंक अकाउंट for which withdrawal is made only for the purpose of replenishing cash in automated teller machine operated by such WLATM। समझो क्या है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। कह रहा है एक बैंक है, बैंक के मल्टीपल एटीएम है, राइट। एटीएम बैंक के मल्टीपल, राइट, बैंक के मल्टीपल एटीएम है। आप लोग जाते हो इस एटीएम में पैसा विड्रॉ करते हो, कभी सोचा इस बैंक में, इस एटीएम में पैसा आता कहां से है? इस एटीएम में, मशीन में पैसा आता कहां से? कौन रख के जाता है? कई बार अगर आप लोगों ने देखा हो, एटीएम मशीन में गार्ड जो होता है ना, पर्दा डाल के खड़ा होता है, बंदूक लेके बाहर, और एंट्री अलाउड नहीं होती। कैश फिलिंग चल रही होती है, कैश को रिफिल कर रहे होते हैं, और बाहर उनकी एक गाड़ी खड़ी होती है जिनकी गाड़ी पे जालीदार सिक्योरिटी के साथ पूरी गाड़ी होती है उनकी। कैश लेके आते हैं, अंदर जाते हैं, कैश भर देते हैं। अब ये कैश कौन डाल के जाता है? कई जगह बैंक खुद करते हैं, बट मैक्सिमम जगह बैंक ने यह काम आउटसोर्स किया हुआ है। बैंक ने यह काम आउटसोर्स किया हुआ है एक एजेंसी को। एक एजेंसी को बोला कि आप एक काम करो, हमारे जितने भी एटीएम हैं इस एरिया के, या जितने भी एरिया के, आप इनमें कैश डाल के आना, यह काम आपका है। कैश रेफलिंग आप करोगे, राइट, आप ट्रैक करोगे कितना कैश रह गया, सब काम ये एजेंसी करेगी। ये एजेंसी क्या करेगी? अपना एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाएगी इस काम के लिए। तो ये एक सेपरेट बैंक अकाउंट होगा केवल इसी काम के लिए, राइट। एक सेपरेट अकाउंट है, ये क्या करेगी? इस अकाउंट से पैसा विड्रॉ करेगी और जाके इन एटीएम में पैसा डाल के आ जाएगी। अब इसमें से विड्रॉल तो बहुत हैवी होंगी। आप सोचो रोज का करोड़ों रुपया निकलेगा, रोज का करोड़ों रुपया निकल रहा होगा, पूरे साल की ट्रांजैक्शन देखो तो कितनी हो गई इनकी। ये कह रहे हैं अगर इनके ऊपर टीडीएस कर दिया विड्रॉल पे तो गजब हो जाएगा, फिर तो टीडीएस कटता रहेगा, राइट। ये तो जेन्युइन केस है, हम इन्हें ट्रैक करेंगे, हमारे पास पूरा सिस्टम है इनको ट्रैक करने का, इन पे कोई टीडीएस मत काटना। तो बात कर रहे हैं वो इस एजेंसी की। अगर ऐसी एजेंसी जो एटीएम मशीन को रिफिल करने के बिजनेस के अंदर है, राइट, उसका काम है एटीएम मशीन में जब भी पैसा खत्म हो जाएगा जाके उसके अंदर पैसा डाल के आना, राइट, तो ऐसी एजेंसी पे कोई टीडीएस मत काटना। शर्त यह है कि उसने एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया है, उसके लिए सेपरेट अकाउंट होगा जिसके अंदर से विड्रॉल होगी। उस अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट से नहीं, सेपरेट अकाउंट जो इसी काम के लिए है बस, तभी ये अप्लाई होगा। तो नॉर्मली इनके एक सेपरेट अकाउंट होते हैं, इसमें से विड्रॉ करते हैं, एटीएम मशीन को रिफिल कराते हैं,
ठीक है, तो उस पूरे उसके अंदर इसी टाइप की एजेंसीज की बात हो रही है बस। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना। देन कह रहा है कंपनीज कमीशन एजेंट ट्रेडर ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। बता देता हूं क्या ये भी। किसी विलेज में जाओ, राइट, किसी विलेज में आप गए, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट फार्मर होते हैं, फार्मर, उनके फार्मिंग प्रोड्यूस होंगे, राइट। उस प्रोड्यूस को लेके क्या जाते हैं, एक मंडी होती है जिसको नॉर्मली अनाज मंडी बोलते हैं। हर छोटी जगह में ये अनाज मंडी बनी हुई है फ्रेंड्स, ये मंडी बनी हुई है। ये मंडी जाके अपना सामान बेचते हैं। अब ये मंडी जाके अपना सामान बेचते हैं, नॉर्मली क्या होता है यहां पर ना, एक वो होता है, क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, क्या कहते हैं, एक तरह से अगर आप लोग छोटी जगह से कहीं बिलोंग करते हो, आड़ती होते हैं, आड़ती, आड़त चलाते हैं, आड़त, बिल्कुल टिपिकल वर्ड बता रहा हूं वहां का, आड़त, आड़ती बोलते हैं उनको, राइट। वो क्या करते हैं, इनके प्रोड्यूस को बिकवाने में हेल्प करेंगे। कई बार ये खुद भी खरीद लेते हैं। ये क्या करते हैं, फार्मर इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं अपना फार्मिंग प्रोड्यूस, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं होता फार्मर के पास कि वहां बैठे जाके सामान बेचेगा। इनके अपने गोडाउन है जो मंडी में बैठे हैं, मंडी में ये क्या करेंगे, फार्मर इनको दिखाएंगे और इनको कहेंगे तुम बिकवा दो। ये आड़ती क्या करेगा, बिकवाएगा इनका सामान, और जब पैसा मिलेगा उसमें से अपना कुछ कमीशन काट के इनको दे देगा, राइट। तो कई बार ये फार्मर को पेमेंट करते हैं, बैंक में पैसा जमा करा दिया, फार्मर को पेमेंट करने के लिए बैंक से हैवी पेमेंट निकाल के लाते हैं और फिर इनको देते हैं। तो कहते हैं यार ट्रांजेक्शंस बहुत हैवी होते हैं, यहां विड्रॉल होती है, नॉर्मल है, इनको फार्मर्स को पेमेंट करनी होती है, ये फार्मर्स का ही पैसा होता है जो इनको देते हैं। तो ये जेन्युइन केस है, कह रहे हैं इन लोगों को भी बाहर कर दो। तो कह रहे हैं ऐसे जो मंडी के अंदर बैठे हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को परचेस करते हैं, सेल कराने में हेल्प करते हैं फार्मर्स की, राइट, उनको छोड़ दो, बट ये रजिस्टर्ड होने चाहिए, ये रजिस्टर्ड होने चाहिए, बस इतना सा बोल रहा है। ठीक है जी, तो कमीशन एजेंट ट्रेडर ऑपरेटिंग, ये कमीशन एजेंट वर्ड यूज किया है। नॉर्मली आप गांव के अंदर कभी जाना तो उनको कमीशन एजेंट नहीं पता होता, गांव वालों को, उनको पता होता आड़ती, राइट, आड़ती, आड़ती नहीं आड़, आड़ती, आड़त होती है, राइट। मैंने एक्चुअली देखी है अपने, मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूं, छोटा सा टाउन है, आसपास मेरे बहुत विलेज थे, तो मैंने एक्चुअली वो मंडी रियल में देखी है, राइट, तो मेरे को थोड़ा उसका आइडिया है, राइट। तो उनकी बात हो रही है। देन बात कर रहा है ऑथराइज डीलर एंड इट्स फ्रेंचाइजी एजेंट एंड सब एजेंट एंड फुल फ्लेजेड मनी चेंजर, राइट, इशू लाइसेंस बाय आरबीआई एंड इट्स फ्रेंचाइजी एजेंट। किसकी बात कर रहा है, कह रहा है उनकी बात कर रहा है। आपको यूएसए घूमने जाना है, आपको यूके घूमने जाना है, तो आप उनकी करेंसी इंडिया से खरीद के जाते हो, और उनकी करेंसी खरीदते किससे हो, या तो कोई ऑथराइज बैंक होगा जो ऑथराइज डीलर है, जो करेंसी में डील करता है, या कई बार मनी एक्सचेंज डीलर होते हैं, जो आप देखोगे मार्केट में दुकानें खुली है उनकी, आप उन पे जाओ, इंडियन करेंसी में पेमेंट करो या उनको बैंक ट्रांसफर करो और वो आपको फॉरेन करेंसी दे देंगे। तो उन फॉरेन करेंसी डीलर्स की बात हो रही है। कह रही है उनके ऊपर भी ये रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो कैश में डील करते हैं, वो तो विड्रॉ करेंगे हैवी अमाउंट, उनके ऊपर ये रूल नहीं लगेगा। तो इन लोगों के ऊपर जो जेन्युइन केस है उन पे ये रूल नहीं लगेगा, बाकी सब पे ये रूल लगेगा। ठीक है, तो कोई बैंक है, कोई बैंकिंग कंपनी है, गवर्नमेंट है, कोई एटीएम मशीन को मैनेज कर रही है कंपनी जो उसमें कैश डालने का काम करती है, उसने सेपरेट अकाउंट अगर मेंटेन किया हुआ है, कोई कमीशन एजेंट है, ट्रेडर है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में डील करता है फार्मर्स के साथ, जो आरती मैंने वर्ड यूज किया, या कोई मनी चेंजर है, राइट, मनी एक्सचेंज डीलर है, उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेंगे, बाकी सबके ऊपर प्रोविजन लगेंगे। ठीक है जी, चलो जी अगला सेक्शन देख लो। चलो एक लास्ट सेक्शन ये वाला करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। इस सेक्शन के बाद लेंगे 5 मिनट का ब्रेक। इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो, टीडीएस इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। पहले बता दूं किसकी बात हो रही है, फिर पढ़ लेंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं। कह रहा है पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को कुछ पेमेंट कर रहा है, सेक्शन 194 ओ लग जाएगा, सेक्शन 194 ओ लग जाएगा। चलो जी रुक जाओ, पहले समझा दूं किसकी बात हो रही है, कौन ई कॉमर्स ऑपरेटर, कौन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। एक प्लेटफॉर्म है, सब लोगों को पता होगा, Amazon, सबको पता होगा, Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म, उन सब की बात कर रहा हूं मैं। ये कौन है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सेलर आ गए,
मल्टीपल सेलर, सेलर 1, सेलर 2, सेलर 3, सेलर 4, सेलर 5, सेलर 6, अलग अलग आइटम बेच रहे हैं लोग। एन नंबर ऑफ सेलर है, राइट। ये सेलर अमेजॉन की साइट पे जाते हैं, अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स वहां डिस्प्ले करते हैं। मेरे आपके जैसे लोग जो कस्टमर हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर, राइट, कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4, कस्टमर 5, ये अमेजॉन की साइट पे जाते हैं और प्रोडक्ट सर्च करते हैं, अपने मतलब का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। मुझे शायद कई बार पता भी नहीं होता, अमेजॉन की साइट पे ऑलरेडी मेंशन होता है, लेकिन मैं देखता भी नहीं कि कौन सेलर बेच रहा है। मैं जाके सेलर की इंफॉर्मेशन नहीं देखता। नॉर्मली आप चाहो तो देख सकते हो, उसमें सेलर की रेटिंग भी होती है, सेलर की काफी डिटेल अमेजॉन पे तो है, बाकी साइट्स का मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, राइट। बट अमेजॉन तो सेलर की पूरी इंफॉर्मेशन, उनकी रेटिंग तक दिखाता है, राइट। तो आप जाते हो, देखना चाहो देख लो, वरना हम देखते नहीं, हम प्रोडक्ट देखते हैं, हम रिव्यूज देखते हैं और माल खरीद के ले आते हैं अमेजॉन से। तो मैं कौन हूं? कस्टमर। अमेजॉन कौन है? ई कॉमर्स, राइट, ई कॉमर्स ऑपरेटर, राइट। और ये कौन है? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, राइट। ये कौन है? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। जितने भी सेलर हैं वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैं, वो पार्टिसिपेट करने आए हैं, अपने माल को बेचने आए हैं। कहां? ई कॉमर्स की साइट पे। अमेजॉन के अपने कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो अलग बात है। अब अमेजॉन अपने भी प्रोडक्ट बेच रहा है, काफी सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने भी प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन इनका जो कंसेप्ट है, वो जो बेच रहे हैं वो ई कॉमर्स के नहीं है, अमेजॉन के खुद के नहीं। उन्होंने अपनी कंपनी क्रिएट करके अपनी बिकवाए हैं खुद से। अमेजॉन एज ए अमेजॉन वो कुछ नहीं बेच रहा। तो ई कॉमर्स क्या है? एक प्योर प्लेटफॉर्म है, प्योर प्लेटफॉर्म, जहां पर कोई भी सेलर आके रजिस्टर करेगा और अपने प्रोडक्ट बेचेगा। अमेजॉन ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि इस कॉमर्स वेबसाइट को ऑपरेट कर रहा है, जो सेल कर रहे हैं सेलर है, वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है। ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ये कोई गुड्स की वेबसाइट भी हो सकती है, कोई सर्विसेज की वेबसाइट भी हो सकती है, कोई सर्विसेज की भी हो सकती है। जैसे भी अमेजॉन के अलावा एक एग्जांपल ले सकता हूं, अर्बन क्लैप, जो कि अब अर्बन कंपनी हो गई है। पहले अर्बन क्लैप होता था, ऐड आता था उसका ताली बजता हुआ, राइट। तो अर्बन क्लैप पे क्या है? सर्विसेज है। वहां आप जाओ, प्लम्बर की सर्विस बुक करवाओ, वहां आप जाओ, इलेक्ट्रिशियन की सर्विस बुक करवाओ, वहां सर्विसेज है। तो ये दोनों ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब ये नहीं है केवल वो गुड सेल करे, वो सर्विसेज भी सेल कर रहा है, तब भी वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। इसका मतलब यह है कि बस वो एक अपना प्लेटफॉर्म लेके बैठा है, उसका अपना कुछ नहीं है। उसके पास सर्विसेज और सेलर आए, रजिस्टर करवाया, कस्टमर आए, उन्होंने सर्विस ले ली, गुड्स ले लिया, राइट, उनकी बात हो रही है। अब पढ़ते हैं सेक्शन, फिर इस पे वापस आऊंगा। पहले पढ़ लेते हैं। एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अर्बन कंपनी, ये सब, शैल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स 1% अप टू 30 0.1% फ्रॉम 1/10, राइट। 30 तक 1%, 30 के बाद 0.1%, 0.1%, 1/10 कर दिया, 10% कर दिया केवल। वाइल मेकिंग पेमेंट टू एनी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को कुछ पेमेंट करेंगे फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हाउएवर नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स इफ सच ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट is an individual HUF and gross amount of sale or services is 5 lakh up to 5 lakh, and if the e-commerce participant has furnished his PAN Aadhaar, right, if PAN or Aadhaar is not provided, TDS will be 5%. इतना समझ लो पहले। अब क्या हो रहा है, सेम इसकी पिक्चर एक बार फिर बनाएंगे। एक है Amazon और अर्बन कंपनी, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। इस पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर आए, एक सेलर है ये, राइट। अब डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स की सर्विस लेते हैं। इस सेलर की, इस अमेजॉन के या इस पोर्टल पर सेल हुई जी 10 लाख रुपए की। कह रहा टीडीएस काट लो 1%, राइट, टीडीएस काट लो कितना? 1% और 0.1% डेट के हिसाब से, जो भी रेट लगे काट लो। कौन काटेगा? अमेजॉन। पेमेंट किसके पास आई? अमेजॉन के पास। पेमेंट आप किसको पेमेंट करते हो, माल खरीदते हो? अमेजॉन के पास। अमेजॉन क्या करेगा? अब यहां अमेजॉन क्या करेगा, ध्यान से समझना। अमेजॉन 10 लाख की इसके पास पेमेंट है, मान लो 20% अमेजॉन का कमीशन था इसमें, तो अमेजॉन क्या करेगा? 10 लाख, उसमें से 2 लाख अपना काटेगा, 2 लाख अपना काटेगा। कह रहा है 2 लाख अपना काट के 8 लाख रुपए आप इस S1 सेलर को पे कर दो। बट वो कह रहा है 8 लाख रुपए की पेमेंट मत करना, कह रहा है ये 1% टीडीएस भी काटो, 1% टीडीएस भी काटो, 10 लाख पे 10% टीडीएस 10,000, राइट। बाकी पेमेंट करो, कितने की? बाकी 7,90,000 रुपए की, 7.9 लाख की आप पेमेंट कर दो S1 को। तो S1 को जो पेमेंट आएगी 7.9 लाख की। कैसे? 10 लाख की इसने टोटल सेल अमेजॉन पे की,
10 लाख में से 2 लाख रुपए अमेजोन ने कहा मेरा कमीशन, मैंने काट लिया। अमेजोन कमीशन काट के पेमेंट करता है। बाकी गवर्नमेंट ने बोला जी सेक्शन 194 ओ, 194 ओ ने बोला ई कॉमर्स ऑपरेटर तुम भी टीडीएस काटो। कितना काटूं? ट्रांजैक्शन का 1%, सपोज 1% वाला केस है, 1% 10,000 काट लो। कह रहा है बैलेंस 790। अब 10,000 का तो इसको क्रेडिट मिल जाएगा इसकी रिटर्न में। ये इसका खर्चा हो गया 2 लाख का अमेजोन का कमीशन का, ठीक है। तो यहां पर वो कह रहा है कि इस 10 लाख पे या जो भी पेमेंट आप करोगे, 10 लाख की पेमेंट तो 1%, 5 लाख की है तो 1%, 2 लाख की है तो 1% टीडीएस काट लो। लेकिन ये सेलर, सबसे पहले ये देखो ये सेलर है कौन? इंडिविजुअल या एचयूएफ तो नहीं है। अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ हो ये सेलर जो अमेजोन पे रजिस्टर्ड है वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है अगर, राइट, तो उस केस में अप टू 5 लाख कह रहा है नो टीडीएस। अमेजोन को बोला कि तुम जो सेलर को पेमेंट कर रहे हो इस सेलर का स्टेटस चेक करो, क्या ये सेलर इंडिविजुअल एचयूएफ है? हां, तो कह रहा है 5 लाख तक अमेजोन तुम कोई टीडीएस नहीं काटोगे, 5 लाख तक अर्बन क्लैप तुम कोई टीडीएस नहीं काटोगे, ठीक है जी। लेकिन यह बंदा अपना पैन या आधार प्रोवाइड करेगा, किसको? अमेजोन को। अमेजोन को अपना पैन या आधार प्रोवाइड करेगा और यह अपना पैन या आधार प्रोवाइड नहीं करता है तो कह रहा है सीधा 5% टीडीएस काट लेना। यह इंडिविजुअल एचयूएफ, इस पर 5 लाख तक कोई टीडीएस नहीं, 5 लाख के ऊपर 1 और 0.1 सेम रूल। लेकिन यह इंडिविजुअल एचयूएफ अगर पैन या आधार अमेजोन को प्रोवाइड नहीं करता है, राइट, उस केस में कह रहा है फ्लैट 5% काट लेना, मतलब 1% से भी हायर साइड पे ले गए। पैन ना प्रोवाइड करने की तो बहुत भयंकर पेनल्टियां लगाई इन्होंने, अभी तो आगे नजर आएंगे आपको बहुत, राइट। 5% सीधा टीडीएस काट लो, राइट, क्लियर। तो सिंपल है, अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी सेलर को कोई पेमेंट करेगा, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को कोई पेमेंट करेगा, उस पर 1% और 0.1% टीडीएस काट लेगा। लेकिन अगर वो पार्टिसिपेंट, वो सेलर एचयूएफ है या एचयूएफ है या इंडिविजुअल है, तो 5 लाख तक कह रहा है कोई टीडीएस करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई जरूरत नहीं है टीडीएस करने की, ठीक है जी। 5 लाख तक नो टीडीएस, और 5 लाख के ऊपर अगर अमाउंट निकला तो फिर टोटल पे 1 और 0.1 जो भी डेट के हिसाब से है काट लो। लेकिन शर्त ये, यहां पर इंडिविजुअल एचयूएफ जो है ना वो अपना पैन या आधार देगा। पैन या आधार नहीं दे रहा, वो कह रहा है जी मैं तो पैन आधार दूंगा ही नहीं, तो वो कह रहा है सीधा 5% काट के आप पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं हमें, 5% अभी काट लो। तो वो मार्जिन ही 8-10% के होते हैं नॉर्मली जितने बिजनेस चल रहे हैं। 5% कट गया टीडीएस, क्लेम करना के लिए, क्लेम करने के लिए पैन नंबर देना ही पड़ेगा, वरना आप टीडीएस क्लेम ही नहीं कर पाओगे। अमेजोन ने टीडीएस काट लिया 5%, आप पैन नहीं दे रहे थे इसलिए। अब आपको क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे मिले? क्रेडिट तो तब मिलता आप अपना पैन देते, अमेजोन अपनी रिटर्न फाइल करता, उस रिटर्न में आपका पैन नंबर दिखाता, क्रेडिट मिलेगा ही नहीं आपको। गवर्नमेंट ने कहा हमारा हिस्सा आ गया, हमारा जो टैक्स का हिस्सा था आ गया, 5% मिल गया हमें तो सेल का, बहुत बढ़िया, तुम अब ऐसी तैसी कराओ, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखनी है हमें। अब इसमें कुछ और भी चीजें हैं, राइट, चलते हैं फिर। इफ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैज रिसीव्ड एनी पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम बायर, it will also be considered to be payment made by e-commerce operator and tax shall be deducted at source, right? क्या कह रहा है देखो, कह रहा है नॉर्मली क्या होता है, अगर ये अमेजोन का केस होता तो नॉर्मली सेलर जो है यहां सेल करेगा, कस्टमर यहां से खरीदेगा और कस्टमर अमेजोन को ही पेमेंट करेगा, लेकिन मान लो ये अमेजोन का केस नहीं है, अर्बन कंपनी जैसी कंपनी का केस है। अर्बन कंपनी क्या करती है, इसके पास प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, ब्यूटिशियन है, राइट, इसके पास अलग अलग तरह की सर्विसेज है, बट ये सर्विसेज के अंदर है, प्योर सर्विस में है। ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रीशियन को बोलता है, कस्टमर जाता है अर्बन क्लैब पे, इलेक्ट्रीशियन बुक करा देता है कि पर्टिकुलर डेट टाइम पे मेरे यहां इलेक्ट्रीशियन भेज दो, ये काम कराना है। इलेक्ट्रीशियन, ये सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर के यहां आएगा और इसके यहां आके सर्विस देगा। सर्विस देने के बाद ये फाइनल बिल बनाएगा, जी आपका बिल हुआ इतने का, कितने का हुआ जी, 800 रुपए का बिल हो गया। अब इसके पास दो ऑप्शन है कस्टमर के पास पेमेंट करने के दो ऑप्शन होते हैं अर्बन क्लैब पे। क्या? पहला कि अर्बन क्लैब की ऐप पे जाए और वहां पेमेंट कर दे डायरेक्टली पेमेंट तो अर्बन क्लैब को हो जाएगी। लेकिन इसने कहा जी मैं तो कैश में करूंगा, तो ये क्या करेगा, इस सर्विस प्रोवाइडर जो इसके यहां आया इसी को पेमेंट कर देगा। मेरे इलेक्ट्रीशियन आया, काम किया, मैंने इलेक्ट्रीशियन को 800 रुपए पकड़ा दिए,
तो ये कह रहा है वो क्लॉज कि चाहे पेमेंट तुम्हें मिली तब तो अप्लाई होगा ही होगा। अगर ये बाई चांस तुम्हारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो डायरेक्ट पेमेंट रिसीव कर रहा है तब भी हम ये मानेंगे तुमने रिसीव की है। हम तुमसे कहेंगे टीडीएस काटो। अब तुम देखो कैसे कटेगा, या तो इससे वसूली करो या कुछ पेमेंट इसकी तुम्हारे पास आई होंगी उसमें से पूरे हट्टा काट लो। वो तुम देखो कैसे कटेगा। इस 800 रुपए पे तुम्हें इस बंदे का काटना है टीडीएस, इस बंदे का टीडीएस काटना है। लेकिन अगेन वो 5 लाख की लिमिट अप्लाई होती है, 5 लाख तक नो टीडीएस। क्योंकि छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर है ना उनको बाहर कर दिया है, छोटे छोटे जो सेलर है उनको बाहर कर दिया। बेचारे पूरे साल में 5 लाख की सर्विस दे रहे हैं, पूरे साल में 5 लाख का माल बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई टीडीएस नहीं, इनका तो नॉर्मली टैक्स ही नहीं बनेगा कुछ भी, छोड़ दो इनको, ठीक है। बट शर्त पैन आधार दिया हो वरना 5% में चला जाएगा, ठीक है। तो वो क्लॉज ये बोल रहा है चाहे आप पेमेंट रिसीव करो चाहे आपका सेलर पेमेंट रिसीव करे, हमें मतलब नहीं है, टीडीएस तो आप ही करोगे। अब आप देखो कैसे करोगे। उसने पेमेंट रिसीव किया, आप उससे रिकवरी करो लेकिन टैक्स जमा कराओ हमें तो टीडीएस चाहिए। चलो जी अगला क्लॉज, इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर और टीडीएस इज, या तो इफ टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर और टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज सेल इज अप टू 5 लाख, या तो उसने टैक्स काट लिया या सेल 5 लाख तक की थी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ और इंडिविजुअल, उस केस में नहीं काटा। कह रहे हैं इन दोनों ही केस में, इन सच केस नो टीडीएस शैल बी एप्लीकेबल अंडर एनी अदर टीडीएस प्रोविजन बट टीडीएस शैल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ अमाउंट रिसीव्ड or receivable in connection with hosting advertisement, providing any other services which is not connected with the sale or service given by e-commerce participant। इस सेक्शन का ये लास्ट पॉइंट है। क्या कह रहा है समझ लेते हैं। कह रहा है जी देखो Amazon है, अब ध्यान से समझना ट्रांजेक्शन को, फिर से लिख रहा हूं, जानबूझ के दोबारा लिख रहा हूं, वहां खिचड़ी पक चुकी। Amazon है, एक सेलर था, एक कस्टमर था। सपोज इस कस्टमर ने माल खरीदा, मल्टीपल कस्टमर हो सकते हैं, मल्टीपल कस्टमर थे, ये मल्टीपल कस्टमर थे, मल्टीपल कस्टमर। इन्होंने अमेजोन से माल खरीदा इस सेलर से, कितने का खरीदा जी, ये कह रहे हैं जी इसने इससे माल खरीदा 10 लाख रुपए का। अमेजोन ने 10 लाख रुपए की पेमेंट इकट्ठी कर ली इस सेलर की, ये सेल इस सेलर की 10 लाख की। अमेजोन का कमीशन था 20%, अमेजोन ने 20% का कमीशन काट लिया, राइट, 2 लाख रुपए। अमेजोन इस पर 1% टीडीएस भी काटेगा, तो अमेजोन ने 10,000 रुपए टीडीएस भी काट लिया, ये काटा ये काटा। अमेजोन इसको पेमेंट कितनी करेगा, 7,90,000 रुपए की। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, पुरानी स्टोरी लिखी हुई है, ये 7.9 लाख इसके पास पहुंच जाएंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जो क्लॉज पढ़ा वो क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसी कोई सिचुएशन जबकि आपने टीडीएस काट लिया, या फिर ऐसी सिचुएशन जहां पर इस सेलर का 5 लाख से कम की सेल थी और आपने काटा नहीं, अप्लाई तो हो रहा है ये सेक्शन 194 ओ अप्लाई हो रहा है बट लिमिट कम होने की वजह से नहीं काटा। कह रहा है इन दोनों ही सिचुएशन में या तो आप काट चुके हो या लिमिट कम होने की वजह से नहीं काटा। इन दोनों ही केसेस में अगर मान लो आपने अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर दी है तो कोई और टीडीएस का सेक्शन यहां अप्लाई नहीं होगा। अब कौन सा और सेक्शन टीडीएस का अप्लाई होगा सोचो आप, कोई जवाब देना चाहेगा कि इस सिचुएशन में जो मैंने लिखी है यहां पर कोई और टीडीएस का सेक्शन अप्लाई होता हुआ दिख रहा है, कोई और टीडीएस का सेक्शन अप्लाई होता हुआ किसी को दिख रहा है? मैंने क्लियर आप लोगों के सामने लिखा है, ये 10 लाख रुपए की अमेजॉन पेमेंट करनी थी, 2 लाख रुपए अपना कमीशन काट लिया, पेमेंट करेगा 10,000 की, 10,000 टीडीएस काटेगा, 790 की इसको पेमेंट करेगा। क्या इस पूरे एग्जांपल के अंदर कोई और टीडीएस अप्लाई हो रहा है? कोई और टीडीएस कौन सा? देखो मैं बता देता हूं कौन सा टीडीएस अप्लाई हो रहा है। ये जो 10 लाख और 2 लाख को ध्यान से देखना, एक तरह से ये 2 ट्रांजैक्शन है कि Amazon इस सर्विस प्रोवाइडर को 10 लाख, अभी टीडीएस भूल जाओ, 10,000 का टीडीएस साइड कर दो, इस 10 और 2 पे ध्यान देना। Amazon 10 लाख रुपए की सेलर को पेमेंट करेगा और सेलर Amazon को 2 लाख रुपए का कमीशन देगा। ये ट्रांजैक्शन ऐसे ही तो है कि जी Amazon इसको कितनी देगा, 10 लाख, और सेलर Amazon को कितने देगा, 2 लाख। ये 2 लाख यहां आएंगे और ये 10 लाख यहां जाएंगे, इसका नेट करके 8 लाख बना, जो Amazon ने 8 लाख नेट करके सेटल कर दिया। आइडली तो ये 2 ट्रांजैक्शन है, ये सेल है मेरी और ये मेरा एक्सपेंस है, ये सेल है, ये एक्सपेंस है।
मैं 10 लाख अमेजोन से लूंगा और 2 लाख अमेजोन को उसका कमीशन दूंगा। कमीशन के ऊपर एक टीडीएस था, याद आ रहा है? सेक्शन 194H। 194H क्या बोलता है जी? अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, टीडीएस काटना है, याद आ रहा है? 194H कमीशन ब्रोकरेज के ऊपर 194H लगता है 5% या डेट के हिसाब से। तो यहां बात वही हो रही है कि क्या इस 2 लाख रुपए के ऊपर 194H लगेगा? क्या अब अमेजॉन का ये सेलर टीडीएस काटे? ये सेलर कह रहा है जी अमेजॉन मैं तुम्हें 2 लाख की पेमेंट कर रहा हूं, मैं तुम्हारा टीडीएस काटूंगा इस 2 लाख पे, 194H मैं तुम्हारा टीडीएस काटूंगा। तो यहां पर बोला गया जी देखो सेम ट्रांजैक्शन है, सेम ट्रांजैक्शन है, ये वही ट्रांजैक्शन है। अमेजॉन ऑलरेडी टीडीएस काट चुका, कह रहा है इस ट्रांजैक्शन पे और कोई टीडीएस नहीं काटेगा। कह रहा है ऐसा नहीं है तू मेरा काट मैं तेरा काटूं, कोई गेम नहीं चल रहा, राइट? अगर अमेजॉन ने इस पर काट लिया मतलब सेक्शन 194O अगर अप्लाई हो गया, तो वो ये कह रहा है जी 194O अप्लाई हो गया तो कोई और सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। सारे सेक्शन को भूल जाओ, सारे सेक्शन को भूल जाओ। यहां पर 194H में टीडीएस नहीं काटना है, सेलर अमेजॉन का कोई टीडीएस नहीं काटेगा, बस इतनी सी बात लिखी है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। किसी को ये लग रहा हो 2 लाख कैसे, 194H कैसे? 194H टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज, राइट? तो ये फ्रेंड्स हमें टीडीएस नहीं काटना है। यहां पर यही लिखा है कि इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर और टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज सेल इज अप टू 5 लाख, सेल 5 लाख तक थी या ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने टीडीएस काट लिया है, उस केस में इन सच केस नो टीडीएस शैल बी एप्लीकेबल अंडर एनी अदर टीडीएस प्रोविजन। अंडर एनी अदर टीडीएस प्रोविजन इस सिनेरियो में कोई और कवर नहीं होगा, बट टीडीएस शैल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। ये वाला पार्ट बताना है मेरे को, बट नो टीडीएस शैल बी एप्लीकेबल, राइट? बट साथ में वो कह रहा है हो सकता है ये जो सेलर है, ये सेलर कुछ और सर्विसेज भी देता है। इस सेलर का जो अपना प्रोडक्ट का पेज है अमेजॉन की वेबसाइट पे, इस सेलर का अमेजॉन की वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट का पेज होगा, उस प्रोडक्ट के पेज पे ये अपने ये दूसरे लोगों के एडवर्टाइजमेंट चलाता है, फोटोग्राफी की सर्विस देता है, कोई और सर्विस देता है दूसरे लोगों को। फोटोग्राफी की सर्विस क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जो अमेजॉन पे प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं ना फ्रेंड्स, वो बड़े ही अच्छे तरीके से अमेजॉन का अपना क्राइटेरिया है कि कैसे फोटो होने चाहिए, उसके हिसाब से वो फोटो खींचे जाते हैं। तो वो फोटोग्राफर जिनको पता होता है अमेजॉन का, वो बढ़िया फोटो खींच के भेजते हैं जिससे आपको प्रोडक्ट अच्छा दिखे, वो कैसे क्या दिखाना चाहते हैं जिससे आपको परचेजर बायर जो है उसको अच्छे से प्रोडक्ट दिखे और वो खरीदने के चांसेस बने उसके, राइट? तो उस फोटोग्राफी की सर्विस ये सेलर क्या कर रहा है, ये फोटोग्राफी की सर्विस दे रहा है, ये उनके एड चलाता है, ये अलग अलग सर्विसेज अपने पेज पे डिस्प्ले कर रहा है जिसका इस सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। अदर एडिशनल सर्विसेज वो कह रहा है जो ये हमने बात की 194O अगर अप्लाई हो गया कोई और सेक्शन नहीं लगेगा, वो केवल इस ट्रांजैक्शन के लिए है, केवल इस सेलिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए, किसी और के लिए नहीं है। कुछ और सर्विसेज अगर दी गई हैं तो कोई और सेक्शन लगेगा तो उसको आपको अप्लाई करके टीडीएस काटना है, काटना है। केवल इस पे कोई और सेक्शन नहीं लगेगा, इससे रिलेटेड ये 2 लाख है, इस पे मत काटो। लेकिन ये जो एडिशनल सर्विसेज हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है इस पे जो सेक्शन लगे, जिस तरह का वो काम कर रहा है, जो सेक्शन लगे टीडीएस काट लो, जो पेमेंट कर रहा है वो टीडीएस काटेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा अदर सर्विस क्या है, उसके हिसाब से काट लो। वो फोटोग्राफी की सर्विस दे रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दे रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दे रहा है, 194C अप्लाई हो गया, राइट? तो सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 194O जो बोलता है वो बोलता है ये ई कॉमर्स से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन थे जो अमेजॉन और सेलर के बीच में थे, बस उसकी बात कर रहा है। उस पर अमेजॉन टीडीएस काटेगा, सेलर कुछ नहीं काटेगा। लेकिन सेलर अदर सर्विसेज दे रहा है जिसका इस ट्रांजैक्शन से कोई लेने देना नहीं है, उस पर नॉर्मल टीडीएस कटेगा। ठीक है जी, इतनी सी बात फ्रेंड्स यहां पर हो रही है। यहां पर फ्रेंड्स आगे ई कॉमर्स ऑपरेटर को डिफाइन किया हुआ है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, पढ़ लेना। जो मैंने बताया इतना डिटेल में वही लिखा हुआ है यहां पर। ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स का मतलब क्या है, ऑपरेटर का मतलब क्या है, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का मतलब क्या है, सर्विसेज का मतलब क्या है, सब मैं बता चुका हूं। सर्विस के अंदर वो कह रहा है फी फॉर टेक्निकल, फी फॉर प्रोफेशनल एज डिफाइंड एंड एक्सप्लेन 194G, कह रहा है सब अप्लाई हो जाएगी। जैसा मैंने बताया कोई बेसिकली सीए का पोर्टल है जहां सीए की सर्विसेज है,
राइट। काफी सारे ऐसे पोर्टल है जहां पर सीए अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। कस्टमर आएगा, सीए की सर्विस लेगा कि मुझे रिटर्न फाइल करवानी है, मुझे कुछ काम करवाना है। ये काम पहले अर्बन कंपनी करती थी। अर्बन क्लैप पहले सीए की सर्विसेज भी दे रही थी, अब उसने हटा दिया, बहुत टाइम पहले हटा दिया, राइट। तो यहां पर फ्रेंड्स एक छोटा सा चार्ट भी बना हुआ है कि सेक्शन 194 ओ किस केस में अप्लाई होगा। पहली चीज तो रेजिडेंट के केस में अप्लाई होगा। रेजिडेंट के केस में कहां लिखा है, यहां लिखा है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मीन्स ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि जो सेलर है वो रेजिडेंट होना चाहिए, तभी 194 अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ भी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मीन्स पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो 194 ओ नॉन रेजिडेंट पे अप्लाई होगा, नहीं होगा, नो टीडीएस। रेजिडेंट है अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है, इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई और है तो 1% और 0.1%, जो भी डेट के हिसाब से लग रहा है काट लो। अगर वो इंडिविजुअल है तो चेक करो अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से ज्यादा है तो सेम जो इसका था ये था, सेम है, सेम। लेकिन अमाउंट अगर 5 लाख से कम है तो वो फर्निश करेगा आधार या पैन। पैन आधार फर्निश किया, यस, नो टीडीएस, 5 लाख तक नो टीडीएस। पैन आधार दे दिया, नहीं दिया 5% सीधा काट लेंगे। ठीक है, ये समरी है फ्रेंड्स इसकी पूरी, इस चार्ट को देख लेना, पूरी समरी है। ठीक है जी, और इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स है फ्रेंड्स, आप देख लेना। और अगला सेक्शन हमारा आएगा, एक छोटा सा फ्रेंड्स सेक्शन और कर लेते हैं, उसके बाद हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। इस सेक्शन को और कर लेते हैं, बस सेक्शन 194 पी और कर लेते हैं। 194 पी, सेक्शन 194 पी क्या बोल रहा है, टीडीएस इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन, सेक्शन 194 पी shall be applicable only in case of senior citizen and senior citizen for this purpose means any resident individual, resident होना चाहिए, individual होना चाहिए, who is age of 75 years or more, 75 साल या उससे ज्यादा का हो, ड्यूरिंग द ईयर उसने 75 साल पूरे कर लिए हो या उससे ज्यादा हो गया हो उसके ऊपर। वैसे नॉर्मली सीनियर सिटीजन 60 साल का हो जाता है, लेकिन इस सेक्शन के लिए 194 पी के लिए 75 साल। अब क्या है प्रोविजन, द इंडिविजुअल शुड हैव ओनली पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम, उस पर्सन की इनकम पेंशन से और इंटरेस्ट से हो और कोई ना हो, कोई बिजनेस नहीं, कोई कैपिटल गेन नहीं, कोई डिविडेंड नहीं, कोई अदर इनकम नहीं, कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं, कुछ नहीं, केवल पेंशन एंड इंटरेस्ट, बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है और पेंशन है बस। एंड द इनकम आर रिसीव्ड इन द बैंक अकाउंट हेल्ड विद द स्पेसिफाइड बैंक, स्पेसिफाइड बैंक में ही उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, राइट। द स्पेसिफाइड बैंक शैल कंप्यूट इनकम and tax liability of such individual and such income shall be deducted at source. This senior citizen shall be exempt for filing return of income. क्या कह रहा है, एक पर्सन है जिसकी एज 75 ईयर्स से ज्यादा है, 75 साल से ज्यादा का बंदा है, 75 ईयर्स, राइट। अब सोचो 75 ईयर्स का है, ज्यादा कोई काम तो करता नहीं होगा, राइट। पेंशन आती है, राइट, उसकी पेंशन आती है और बैंक में पैसा रहता है तो इंटरेस्ट उसको पे होता है, ये 2 चीजों से इनकम आ रही है। कह रहा है अगर ये केस है कि पेंशन आ रही है, इंटरेस्ट से इनकम आ रही है और एज आपकी 75 से ज्यादा है, 75 या उससे ज्यादा है, तो उस केस में बैंक क्या करेगा, मान लो एसबीआई में अकाउंट है, इसी में पेंशन आती है, इसी में इंटरेस्ट आ रहा है, तो एसबीआई क्या करेगा, इसकी पेंशन और इंटरेस्ट के बेसिस पे इसकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाएगा, खुद ही बनाएगा कंप्यूटेशन, ये एसबीआई का काम है, ये बंदा नहीं करेगा। कह रहा है हम कंप्यूटेशन बनाएंगे आपकी और हम देखेंगे जी आपकी इनकम के हिसाब से कुछ टैक्स बनता है क्या, जो टैक्स बनता है बस वो टीडीएस की तरह काट लेंगे, कोई फिक्स रेट नहीं है, कोई फिक्स रेट नहीं, जैसे सैलरी में हो रहा था कि आप कैलकुलेट कर लो कितना बनता है उसका, ऐसी बैंक को बोल दिया कोई पर्सन 75 साल से ज्यादा का है और उसकी अगर पेंशन और इंटरेस्ट से इनकम है तो आप एक काम करो, आप इस बंदा, यार ये बंदा वैसे ही ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, 75 ईयर्स हो गई, इसको सपोर्ट की जरूरत है, आप सपोर्ट कर दो, आप अपने बैंक में इसकी कंप्यूटेशन रेडी करवाओ और कुछ टीडीएस बनता है तो काट लो, वरना कुछ मत काटना, और इस टीडीएस को गवर्नमेंट को जमा करा देना। और इस पर्सन को बोला जी आपको कोई रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है, आप रिटर्न से भी एग्जेम्पशन दे रहे हैं हम आपको, सेक्शन 139(1) जो रिटर्न फाइलिंग का है आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी, बस इतनी सी बात लिखी है, पर्सन की है 75 ईयर्स से ज्यादा, पेंशन इंटरेस्ट से इनकम आ रही है, बैंक कंप्यूट करेगा इनकम को खुद ही, उसका जितना टीडीएस बनता है काट लेगा, नहीं बनेगा नहीं काटेगा, टीडीएस बना काट लिया, 7 लाख के अंदर इनकम है, कोई टीडीएस बनेगा ही नहीं, बैंक कोई टीडीएस नहीं काटेगा। और इस पर्सन को बोला तुम्हें कोई रिटर्न की जरूरत नहीं, तुम रिटर्न छोड़ दो, बस ये छोटा सेक्शन था फ्रेंड्स, राइट। 5 मिनट का लेते हैं ब्रेक, कुछ डाउट है फ्रेंड्स तो अपनी क्वेरी जो है चैट बॉक्स में डाल देना।
उसके बाद नया सेक्शन, कुछ छोटे छोटे सेक्शन हैं वो शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलो। हाँ जी, करें शुरू। अगला सेक्शन है फ्रेंड्स सेक्शन 194Q, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स। फ्रेंड्स ये वाला जो सेक्शन है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे परसों। रीजन बता देता हूं उसका क्या है। ये सेक्शन करवाने से पहले ना मुझे टीसीएस के प्रोविजन करवाने पड़ेंगे आपको। 5 सेक्शन है टीसीएस के टोटल 5 प्रोविजन है जो इसी नोट्स में आपके सबसे लास्ट में दिए हुए हैं। पहले वो करने पड़ेंगे, वो कर लोगे उसके बाद ये सेक्शन समझ में आएगा, वरना ये सेक्शन इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स पहले टीसीएस कंप्लीट करवाऊंगा, टीसीएस के बाद फिर 194Q पे वापस आऊंगा। अभी जो है 194Q के अलावा जितने सेक्शन बचे हैं, बहुत छोटे छोटे सेक्शंस बचे हैं, वो हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो 194Q को छोड़ दो, 194R पे आ जाओ। 194R क्या है? 194R कह रहा है डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन बेनिफिट और परक्यूजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। 194R बता देता हूं क्या है। वो कह रहा है एक बिजनेस है, एक दूसरा बिजनेस है। एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपनी है होंडा, एक होंडा कंपनी है, गाड़ियां बनाती है। दूसरी कंपनी है, ये भी बिजनेस है, ये होंडा का डीलर है, ये होंडा का डीलर है, इसका होंडा का अपना शोरूम है और ये गाड़ियां बेचता है होंडा की। राइट, इसने इसको बोला जी आप इतने की सेल करोगे तो मैं आपको इतने का कुछ, आप मतलब इस डीलर को बोला कि आप इतने की सेल करोगे तो मैं आपको इतना परक्यूजिट दूंगा। राइट, 5 लाख रुपए की वैल्यू का परक्यूजिट दूंगा। आप सेल उससे और ज्यादा करोगे तो मैं आपको 20 लाख रुपए की वैल्यू का कुछ गिफ्ट दूंगा, कुछ पुरस्कार दूंगा, जो मर्जी कह लो। तो ये जो अमाउंट ये पे कर रहा है, इसको हमने बोला जी परक्यूजिट। राइट, परक्यूजिट क्या है? बेनिफिट। कोई हम बेनिफिट दे रहे हैं, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कोई परक्यूजिट दे रहा है, कोई बेनिफिट दे रहा है। राइट, तो वहां पर फ्रेंड्स ये सेक्शन अप्लाई हो जाता है। ठीक है जी, तो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, सेक्शन में पढ़ लेते हैं एक बार चल के कि डिडक्शन ऑफ टैक्स बेनिफिट परक्यूजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सेक्शन 194R, every person responsible for providing any benefit or perquisite to a resident person shall deduct tax at source at the rate of 10% provided the aggregate amount during the particular is exceeding 20,000. Further, turnover individual HUF of such benefit should exceed 100 lakhs in business or profession 50 lakhs immediately preceding year. यहां पे भी फ्रेंड्स वही वाला प्रोविजन अप्लाई होगा कि पिछले साल में मेरी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर की हो, या फिर प्रोफेशनल अगर मैं हूं तो 50 लाख की हो, अगर मैं इंडिविजुअल या एचईएफ हूं। राइट, उस केस में मुझे टीडीएस काटना है। अदरवाइज हर पर्सन को टीडीएस काटना है अंडर सेक्शन 194R। वो क्या कर रहा है? कोई बिजनेस है और परक्यूजिट पे कर रहा है। राइट, कोई बेनिफिट या परक्यूजिट पे कर रहा है। एग्जांपल जो मैंने लिया कि होंडा कंपनी होंडा के डीलर को, या कोई भी बिजनेस दूसरे बिजनेस को, एक बिजनेस अपने कोई माल बेचता है दूसरे शॉपकीपर्स को, उन शॉपकीपर्स को उसने स्कीम चलवा दी कि आप इतने का माल बेचोगे मैं आपको ये दूंगा। कुछ इस तरह का कुछ परक्यूजिट पे कर रहा है, बेसिकली कुछ बेनिफिट पे कर रहा है। कह रहा है उस बेनिफिट के ऊपर अगर वैल्यू 20,000 से ज्यादा की है, अगर 20,000 से ज्यादा की आप परक्यूजिट दे रहे हो उसको, तो आप क्या करोगे? आप उसके ऊपर टीडीएस काटोगे। सेक्शन 194R 10%। ठीक है जी, छोटा सेक्शन था। मारुति उद्योग लिमिटेड हैज गिफ्टेड 1 मोटर कार। राइट, अच्छा एक सेकंड, एक्सप्लेनेशन दी हुई है। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज क्लैरिफाइड दैट प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन शैल अप्लाई टू एनी बेनिफिट और परक्यूजिट वेदर इन कैश और इन काइंड और पार्शली इन कैश और पार्शली इन काइंड। कह रहा परक्यूजिट से जैसे मर्जी हो, कैश में हो चाहे काइंड में हो, पार्शली कैश पार्शली काइंड, जैसे मर्जी हो, टीडीएस काटना है। ठीक है जी, TDS in case of Maruti Udyog Limited has gifted 1 motor car 5 लाख रुपए की to its dealer for achieving sales target. In this case, tax has to be deducted at 10%. Since the gift is in kind, it is the duty of Maruti Udyog Limited to ensure that tax has been deposited by recipient. Right? तो फ्रेंड्स ये मारुति उद्योग की जिम्मेदारी है कि टैक्स जमा हो। अब वो कैसे होगा मारुति उद्योग देखेगी। राइट, नेक्स्ट सेक्शन है फ्रेंड टीडीएस इन केस ऑफ पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी। आपने कई जगह फ्रेंड्स देखा, जब हम लोग टीडीएस के प्रोविजन देख रहे थे, कोई एक आधा जगह आया रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, बाकी सब जगह रेजिडेंट 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 रेजिडेंट। तो माइंड में डाउट आ रहा था कि क्या नॉन रेजिडेंट पे टीडीएस कटेगा ही नहीं?
तो फ्रेंड्स जो मैंने एक बार कोट भी किया था सेक्शन 195 के बारे में, ये है सेक्शन 195। छोटा सा लिखा है लेकिन ये है बहुत बड़ा, राइट। इसमें बेसिकली क्या है सेक्शन 195 में कि या तो स्पेसिफिकली पर्सन का टीडीएस कहीं पर लिखा है तो उतना काट लो। नॉर्मली सारे नॉन रेजिडेंट सेक्शन 195 में ही कवर होते हैं। और सेक्शन 195 बोलता है क्या कि भैया हर नॉन रेजिडेंट का टीडीएस कटेगा। अगर जो इसको आप अमाउंट पे कर रहे हो वो टैक्सेबल इनकम है तो आपको टीडीएस काटना ही है। अब माइंड में आता है कितने अमाउंट पे कितना रेट, कितने अमाउंट पे कितना रेट। तो फ्रेंड्स इसके लिए मेरे को ना दो चीजें देखनी पड़ेंगी। एक फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट जो हर साल आता है बजट के बाद जब एक्ट बनता है वो फाइनेंस एक्ट, और दूसरा DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। एक बार मैंने कोट भी किया था, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर मैंने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस के अंदर एक्ट किया था कि कोई पर्सन जिसकी इनकम इंडिया में भी टैक्स हो रही है, इंडिया के बाहर भी टैक्स हो रही है, वो कहता है जी मैं तो टैक्स पे कर रहा हूं दो जगह। आप कह रहे हो मेरे यहां एक्रूअराइज हो गई, वो कह रहा है मेरे यहां भी हो गई, दोनों ने टैक्स लगा दिया, दोनों कंट्री ने टैक्स लगा दिया। तो DTAA उसको सपोर्ट करता है कि अगर दो जगह आपको टैक्स लगा तो आपको एक जगह क्रेडिट मिल जाएगा। तो DTAA बेसिकली एग्रीमेंट है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। हर कंट्री का हर कंट्री से एग्रीमेंट है, जैसे इंडिया का ऑलमोस्ट हर कंट्री से एग्रीमेंट है, DTAA एग्रीमेंट है। उसमें लिखा है बहुत सारी चीजें लिखी हैं, उसमें साथ में ये भी लिखा है, उसमें टैक्स के रेट भी लिखे हैं, उसमें टीडीएस के रेट भी लिखे हैं। तो 195 में किस रेट से लगेगा आपको चेक करना पड़ेगा DTAA, आपको चेक करना पड़ेगा फाइनेंस एक्ट, राइट। तो इसकी डिटेल में आपको नहीं जाना है अपने, राइट, अपने इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके डिटेल में नहीं जाना है। बस इतना समझना है कि कोई भी इनकम जो टैक्सेबल है सेक्शन 195 में अगर कहीं और नहीं हो रही, सेक्शन 195 में कवर हो जाएगी अगर वो पर्सन नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या फिर फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी मतलब इंडियन कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी है, राइट। तो वो राइट क्या होगा उसके ऊपर फाइनेंस एक्ट और DTAA में हमें रेट चेक करने पड़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना सही आपको ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। देन बात करेंगे टीडीएस इन केस ऑफ पेमेंट टू गवर्नमेंट। पेमेंट हो रही है गवर्नमेंट को, कोई गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा है, उस केस में बात कर रहे हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। जब भी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फॉरगोइंग, नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड आ जाए ना फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था ये चीज। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब ये है कहीं और जो मर्जी लिखा है सब भूल जाओ, इसकी सुनो। जिस सेक्शन में नॉट विद स्टैंडिंग लिखा हुआ है फ्रेंड्स समझना, उसकी सुनो, बाकी कहीं मत सुनो। कोई और कुछ उसी के बारे में बोल रहा है भूल जाओ, इसकी सुनो। क्या? नो डिडक्शन ऑफ टैक्स शैल बी मेड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी सम पेबल टू। कह रहा है गवर्नमेंट को पेमेंट करोगे कोई टीडीएस नहीं, रिजर्व बैंक को कोई पेमेंट करोगे कोई टीडीएस नहीं, कोई कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश बाय अंडर सेंट्रल एक्ट विच इज अंडर द लॉ एट द टाइम ऑफ बीइंग फोर्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स ऑन द टाइम, राइट। सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट एक्ट में, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, राइट, और उसको टैक्स की एग्जेम्पशन है, कह रहा है कोई टीडीएस नहीं। म्यूचुअल फंड स्पेसिफाई सेक्शन 1023D वेयर सच सम इज पेबल टू इट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी शेयर्स। मैंने किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड लिए, म्यूचुअल फंड मैंने किसी कंपनी के लिए लिए, और वो कंपनी क्या करेगी? अब मैंने म्यूचुअल फंड खरीद लिए उसके, वो कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी जो है अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में, अलग अलग कंपनीज के राइट डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में पैसा लगाएगी। वहां से उसके पास इंटरेस्ट आएगा, वहां से उसके पास पैसा आएगा। वो कह रहा है उस इनकम पे भी कोई टीडीएस नहीं काटना। जो कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी को पेमेंट करेगी, कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी को जब पेमेंट करेगी तो कोई टीडीएस नहीं है, उस म्यूचुअल फंड कंपनी का कोई टीडीएस नहीं कटेगा। हाँ, म्यूचुअल फंड कंपनी जब फर्दर पेमेंट करेगी तो हमें पुराने सारे प्रोविजन चेक करने हैं कि इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, क्या है, टीडीएस कटेगी। म्यूचुअल फंड कंपनी टीडीएस काटेगी, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी का कोई टीडीएस नहीं काटेगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड कंपनी का टीडीएस कोई नहीं काटेगा। तो ये फ्रेंड्स इन चारों को एग्जेम्पशन दे दी कि कोई टीडीएस नहीं आपका। देन फ्रेंड्स टीडीएस इन केस ऑफ पेमेंट बाय इंडिविजुअल एंड फैमिली, ये कोई सेक्शन नहीं है फ्रेंड्स, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, सेक्शन नहीं है। जो हमने पढ़ा है ना उसकी समरी है, यहां एक बता देता हूं। If an individual Hindu and family shall be required to deduct tax at source only if turnover in case of business exceeded 1 crore, gross receipt in case of profession has exceeded 50 lakhs during the financial year immediately preceding relevant year. The above provision are applicable in for TDS 194 A, C, H, I, J, R
आपको एक जगह लिखकर बता दिया है कि आपने कई जगह यह चीज पढ़ी कि इंडिविजुअल की टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होगी, या एचयूएफ की टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होगी, या फिर ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर होगी, तभी अप्लाई होगा। अब माइंड में कंफ्यूजन आ जाएंगे, यार कौन कौन से सेक्शन थे, तो बस वो एक जगह लिख दिए हैं। ये कोई सेक्शन नहीं है, ये अपने आप में कोई सेक्शन नहीं है, ये एक जगह समरी बना के डाल दिया है कि देखो जी ये 6 सेक्शन है। 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194C कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट, राइट, कोई आप कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करवा रहे हो, 194C, 194H कमीशन ब्रोकरेज की पेमेंट, 194I रेंट की पेमेंट, 194J प्रोफेशनल्स की टेक्निकल फीस की कोई पेमेंट, 194R बिजनेस टू बिजनेस परक्यूजिट की बात जो अभी थोड़ी देर पहले किया, 194R ये बेनिफिट परक्यूजिट 20,000 से ऊपर की लिमिट, राइट, 10% टीडीएस, मारुति उद्योग का एग्जांपल लिया, 194R, राइट। तो कह रहा है इन 6 केस में ये क्लॉज है केवल, बस इतना एक समरी में बना के लिख दिया है कि आपको सारे सेक्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप ना केवल ये 6 सेक्शन को याद कर लो कि ये 6 सेक्शन अगर आते हैं तभी मुझे इंडिविजुअल एचयूएफ 1 करोड़ 50 लाख चेक करना है, अदरवाइज चेक ही नहीं करना। नीचे लिखा है इनमें अप्लाई नहीं होगा, आपको इनको देखने की भी जरूरत नहीं है, ये लिख दिया है लेकिन आप मत देखो, छोड़ दो इनको, सबको छोड़ दो। आप केवल ये 6 सेक्शन के नाम याद कर लो, 194A, 194C, H, राइट, IJR टीडीएस अदर देन इंटरेस्ट ऑन टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्टर की कमीशन ब्रोकरेज की पेमेंट हो रही है, रेंटल की हो रही है, प्रोफेशनल टेक्निकल फीस की हो रही है, या फिर बिजनेस कोई क्या कर रहा है परक्यूजिट दे रहा है। बस ये 6 केस, बाकी सब पे इंडिविजुअल एचयूएफ जो मर्जी है टीडीएस काटेंगे, जो मर्जी टर्नओवर हो टीडीएस काटेंगे, ठीक है, एक जगह लिख दिया बस ये। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट लोअर रेट, अब ये क्या है, टैक्स लोअर रेट 197 कह रहा है कि जी एक पर्सन आता है, वो कहता है जी मेरे ऊपर टीडीएस जो है 10% लगता है, राइट। एक प्रोफेशनल आता है और वो सर्विस प्रोवाइड करता है, सपोज ए बी को सर्विस प्रोवाइड करता है, ए सी को भी सर्विस प्रोवाइड करता है, ए डी को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। ए कौन है, प्रोफेशनल, सपोज ये सीए, एक सीए फॉर्म है, ये इसको सर्विस देती है 10 लाख की, इसको सर्विस देती है 10 लाख की, 10 लाख की, ये इसका 1 लाख रुपए टीडीएस, 1 लाख रुपए टीडीएस, 1 लाख रुपए टीडीएस, 30 लाख की इनकम पे 3 लाख रुपए टीडीएस कट गया। अब ये बंदा कह रहा है मेरी 30 लाख की अर्निंग में 27 लाख के खर्चे हैं और जेन्युइन है बिल्कुल, बैंक से ट्रांजेक्शन होते हैं, मेरी इनकम ही 3 लाख रुपए की होती है, मेरी 3 लाख की इनकम पे 3 लाख का टैक्स कट गया, तो गवर्नमेंट कहती है रिफंड क्लेम कर लो रिटर्न में, लेकिन वो कहता है मेरे को टीडीएस कटवाना ही नहीं है, मेरी होती ही नहीं इतनी इनकम, मेरे को लोअर रेट पे टीडीएस कटवाना है, मैं 10% पे अपना टीडीएस नहीं कटवाना चाहता। तो ये पर्सन क्या करेगा, ये क्या करेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर आईटीओ के पास जाएगा, कहेगा सर देखो ये मेरे बिल्कुल जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, बैंक्स के थ्रू होते हैं, ये मिस्टर बी जो है ना मुझे 10 लाख की पेमेंट करते हैं, मेरा इसमें प्रॉफिट ही 1% का है, 2% का है, 3% का है, 10% का है, और 10% टीडीएस कट जाता है। आप मेरे को प्लीज अलाउ कर दो कि ये बी जो है ना मेरा लोअर रेट पे टैक्स काट ले, मेरा बनता ही नहीं है, मैं पहले आप कटवाते हो, मेरे को फाइनेंसेस की बड़ी दिक्कत हो जाती है, मेरे को बिजनेस चलाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वही पैसा मेरा होता है जो मेरे बिजनेस में रोटेट करना होता है, उसी पे टीडीएस में काट के खत्म कर देते हैं, साल भर के लिए मेरा पैसा फंस जाता है। आईटीओ को बात समझ में आ गई कि भाई बंदा सच बोल रहा है। आईटीओ ने बोला ठीक है, बी के नाम पे एक सर्टिफिकेट बना दिया, बी के नाम पे कि जी बी तुम जो है इसका टीडीएस 2% पे काटोगे, सी के लिए भी बना दिया जी तुम इसका 3% पे काटोगे, डी के लिए भी बना दिया तुम इसका 2% पे काटोगे। ये बी को बी वाला सर्टिफिकेट, सी को इंडिविजुअल एसएससी वाइज सर्टिफिकेट बनेंगे। ये बी को बी का सर्टिफिकेट पकड़ाएगा, देखो जी तुम्हारे नाम पे ये सर्टिफिकेट लेकर आया हूं, इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोल दिया है अब तुम मेरा 2% टीडीएस काटो। अब बी क्या करेगा, 10 लाख पे 2% काटेगा, बस 1 लाख की जगह 20,000, 10 लाख की जगह जो भी रेट अग्री हुआ। तो यही लिखा है 197 में कि भाई लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट आप ले आओ, आप डिपार्टमेंट जाओ, हिसाब दिखाओ अपना, पूरी कंपटीशन दिखाओ, पूरा वो निचोड़ देगा पूरा आपको, फिर भी देगा नहीं जल्दी से, राइट। तो वो सर्टिफिकेट निकलवाना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी आप ला सकते हो, तो ले आओ, ले आओगे तो वो कम काट लेगा।
If any income of any person, income tax required to be deducted at the time of payment under section 192, 193, 194, 194A, C, D, G, H, I, J, K, L, M, O, मतलब ये सारे सेक्शन लिख दिए, एंड 195 कह रहा है इनमें किसी भी सेक्शन में कोई टीडीएस कटना है आपका, एंड असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट टोटल इनकम ऑफ द रेसिपिएंट जस्टिफाइज द डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट एनी लोअर रेट। कह रहा है इनकम टैक्स ऑफिसर को लग रहा है नहीं ये लो रेट पर कटना चाहिए इसका। नो डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स और एज द केस में बी असेसिंग ऑफिसर शेल ऑन एप्लीकेशन मेड बाय एसएससी इन दिस बिहाफ गिव टू हिम सच सर्टिफिकेट एज में बी एप्रोप्रिएट। कह रहा है तो वो नो डिडक्शन का दे देगा या लोअर डिडक्शन का दे देगा, जो भी होगा वो दे देगा। वो कहेगा कटना ही नहीं चाहिए तो जीरो डिडक्शन का सर्टिफिकेट आ जाएगा। एप्लीकेशन शुड बी गिवन इन फॉर्म नंबर 13। फॉर्म नंबर 13 में वो एओ को अप्लाई करेगा, असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई करेगा, आईटीओ को अप्लाई करेगा, वो देखेगा, सारा हिसाब देखेगा, उसकी मर्जी होगी दे देगा, उसकी मर्जी होगी नहीं देगा। सेक्शन 197 इज नॉट एप्लीकेबल इन केसेस में नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। देन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर नॉट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, सेल्फ डिक्लेरेशन 197 है। ये क्या है? ये है जी, मैं बैंक में गया और बैंक में मैंने एक एफडी करवाई। बैंक में मेरी एफडी है 10 लाख रुपए की। बैंक टीडीएस काटेगा जी 10% इसके ऊपर 1 लाख रुपए। कौन सेक्शन में? सेक्शन 194A, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, राइट। 1 लाख रुपए का टीडीएस काट लेगा। बैंक के ऊपर 40,000 तक कोई टीडीएस नहीं काटना। सीनियर सिटीजन है 50K तक कोई टीडीएस नहीं काटना, याद होगा 194A में हमने पढ़ा था। 1 लाख की बैंक पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट किसके ऊपर, कह रहे टैक्स काटू, बिल्कुल काट लो 10,000 रुपए। मिस्टर ए के, राइट, मिस्टर ए का बैंक ने 10,000 रुपए टीडीएस काट लिया। मिस्टर ए बैंक के ऊपर रोता हुआ आया कि सर आप टीडीएस 10,000 रुपए काट रहे हो, क्यों काट रहे हो? कह रहा है 194A लग गया, टीडीएस कटेगा। कह रहा सर मेरी तो और कोई इनकम ही नहीं है, मेरी तो इनकम ही है ये 1 लाख रुपए की बस। मेरी ये मैंने अपनी सेविंग करके 10 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं, ये एफडी मैंने आपके यहां करवा रखी है, ये 1 लाख रुपए की इनकम आती है बस। आप 10,000 रुपए काट लेते हो, मैं तो 1 लाख रुपए में बड़ी मुश्किल से गुजारा करता हूं पूरे साल का, और आप 10,000 काट लेते हो, मेरी तो पूरा हिसाब किताब मिल जाता है। तो बैंक कहता है एक काम कर, फॉर्म 15G फिल करके मुझे दे दे। ए क्या करेगा? फॉर्म 15G फिल करके देगा, इसके अंदर डिक्लेरेशन देगा कि मेरी और कोई इनकम नहीं है, जो इनकम है मेरी एग्जेम्प्टेड लिमिट के अंदर है, मेरा टैक्स ही नहीं कटना चाहिए। इस फॉर्म के बेसिस पे बैंक क्या करेगा? नो टीडीएस, पूरे 1 लाख की पेमेंट इसको कर देगा। तो बस 197A जो बोल रहा है वो यही बोल रहा है कि कोई पेमेंट होनी है और आपको लगता है टीडीएस नहीं कटना चाहिए, आप उसी पार्टी के पास जाओ जिसने टीडीएस काटना है, उसको फॉर्म 15G दे दो, वो टीडीएस नहीं काटेगा। दूसरा, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप 15H भरना। सीनियर सिटीजन के लिए 15H, नॉर्मल सबके लिए 15G, 2 अलग अलग फॉर्म बनाए हैं, सेम पर्पस है, ठीक है जी। पढ़ लेते हैं 197A। Section 197A, as per Section 197A, if individual HUF, right, has total income not exceeding exemption limit and also tax liability is nil, such individual HUF पे लगेगा उनकी टैक्सेबल इनकम 0 होनी चाहिए, कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, 3 लाख के अंदर इनकम है, राइट। कैन फर्निश अ डिक्लेरेशन फॉर्म 15G to the person making payment of interest and in that case no tax shall be deducted at source. Senior citizen can give a declaration in form 15H if tax liability is nil, right. Similar provision shall be applicable in case section 192A, 3, 4, D, DA, I के, कह रहे हैं सब पे प्रोविजन लगेंगे, ठीक है जी। तो छोटी सी बात 197A ने बोली कि आपको लगता है आपकी इनकम कम है, टैक्स ज्यादा कट रहा है, आपको नहीं कटना चाहिए, आपकी इनकम 0 होगी, इनकम तो है, टैक्स 0 होगा उसके ऊपर। आप डिक्लेरेशन दो फॉर्म 15G या H में जो भी एप्लीकेबल है, और अपने टीडीएस को रोक दो, वो पर्सन टीडीएस नहीं काटेगा, सिंपल, ठीक है जी। देन टाइम पीरियड फॉर डिपॉजिटिंग टैक्स, हमने शुरू में बात कर लिया था, डे 1 पे स्टार्ट मैंने यहीं से किया था कि क्या टाइम पीरियड है जी, आपको जिस महीने में आपने टीडीएस काटा अगले महीने की 7 तारीख तक, राइट। और अगर मार्च का केस है तो 30 अप्रैल तक आपको टैक्स जमा कराना है। फाइलिंग ऑफ क्वार्टर रिटर्न, ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको हर क्वार्टर की रिटर्न फाइल करनी है, जिसने टैक्स काटा वो रिटर्न फाइल करेगा हर क्वार्टर में, ठीक है जी, ऑलरेडी बात कर चुके। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू डिडक्ट और पे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू डिडक्ट और पे मतलब आपने टैक्स काट लिया बट जमा नहीं कराया,
या काटा ही नहीं, आपने काटा ही नहीं, राइट, काटा ही नहीं, ना काटा ना जमा कराया, या फिर काट लिया और जमा नहीं कराया, वो कह रहा है उसकी बात कर रहा है। सेक्शन 201, इफ एनी पर्सन हैज फेल्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, इंटरेस्ट शैल बी चार्ज 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ डिले। कह रहा है अगर आपने लेट काटा, पेमेंट आपने किया बंदे को किस दिन, आपने पेमेंट किया जी 10 अगस्त 24 को पेमेंट, आप टैक्स काटना भूल गए, टीडीएस काटना आप भूल गए, आपको याद आया जी, आपको याद आया 15 सितंबर 24 को यार टीडीएस काटने से रह गया, आपने फटाफट से इसका टीडीएस और कोई इसकी पेमेंट होनी थी उसमें से काट लिया इकट्ठा, या आपने अपनी तरफ से कराया, चाहे आपने नहीं काटा है अपनी पॉकेट से कराओ, उससे रिकवरी करना, आपने फटाफट से अपनी तरफ से काट के जमा करवा दिया। तो वो कह रहा है 15 सितंबर को आपने ये काम किया, तो कह रहा है 10 अगस्त से 15 सितंबर तक कितने महीने हुए निकालो, 10 अगस्त से 15 सितंबर तक 1 महीना 5 दिन हो गया। कह रहा पार्ट ऑफ द मंथ को भी फुल मंथ, मैंने ऑलरेडी बताया था हर जगह इनकम टैक्स के अंदर पार्ट ऑफ द मंथ फुल मंथ है, तो यहां कह रहा है 2 महीने का इंटरेस्ट देना, टीडीएस कटना था जी 1 लाख रुपए का, 2 महीने का इंटरेस्ट इंटू 1%, 1 लाख पे 1000, 1% इंटू 2 महीने का 2000 रुपए आपको इंटरेस्ट भी पे कराना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये इंटरेस्ट की बात कर रहा है। एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड हैज मेड वन पेमेंट ऑफ 31/1/25 बट टैक्स वाज डिडक्टेड ऑन 20/1/25, राइट, इन दिस केस इंटरेस्ट शैल बी चार्ज 1% फॉर 1 मंथ, 3/1 से 20/1, 17-18 दिन हो गए, पार्ट ऑफ द मंथ फुल मंथ, 1 महीने का इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करो बस, ठीक है जी। दूसरा, इफ पर्सन हैज डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स बट टैक्स वाज नॉट डिपॉजिटेड, वो कह रहा है काट लिया जमा नहीं कराया, यार ये तो और भी खतरनाक काम हो गया, मतलब काट लिया, गवर्नमेंट कह रही है काट लिया, और हमारे पैसे को अब कौन यूज कर रहा है, तुम यूज कर रहे हो, हमें देख नहीं रहे, और ज्यादा पेनल्टी लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, और ज्यादा पेनल्टी, नहीं काटा भूल गए कोई बात नहीं 1%, काट के जमा नहीं कराया 1.5%, राइट, बट टैक्स वॉज नॉट डिपॉजिटेड विद इन टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 200, इंटरेस्ट शैल बी चार्ज 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स अप टू डेट ऑफ डिपॉजिटिंग। तो मेरे इसी केस में 15 सितंबर को काटा, बट जमा करवाया कब, 15 सितंबर के बाद जमा करवाया जी ये 20 अक्टूबर 24 को, 20 अक्टूबर 24 को जमा करवाया। तो वो कह रहा है देखो जी, पहले तो 10 अगस्त से 15 सितंबर 2 महीने लेट काटा उसका 2% 2000, उसके बाद जमा कब करवा रहा है वो 20 अक्टूबर, तो 15 सितंबर से 20 अक्टूबर तक कितने महीने हो गए, पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ देखना, कह रहा 2 महीने फिर हो गए, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 1 महीना, उसके बाद 5 दिन और ऊपर हो गए, कह रहा 2 महीने का इंटू 1.5%, 3000 रुपए ये भी ऐड कर दो, कह रहा 1,05,000 रुपए की आपको पेमेंट करनी है, 2000 काटा नहीं, लेट काटा, 3000 काट लिया बट जमा नहीं कराया, कह रहे सारा इंटरेस्ट दो हमें, ठीक है जी। तो ये लिखा है पॉइंट नंबर 2 में, इतना सा है फ्रेंड्स बस। देन बात करेंगे अगला सेक्शन, हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, आपने टीडीएस काट लिया, आपने अपनी रिटर्न भी फाइल कर दी, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इश्यू करना है, वो भी हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास 1 के अंदर, राइट। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर 10 नंबर लेना पड़ेगा, जैसा फ्रेंड्स मैंने बताया था ऑलरेडी कि जैसे पैन नंबर होता है वैसे आपको एक 10 नंबर भी लेना होता है। 10 नंबर क्या होता है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। आप जब अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करोगे उसके अंदर आपका 10 नंबर जाएगा, और जिसका टीडीएस काटा है उनके सबके पैन नंबर जाएंगे, तो आपको वो 10 नंबर भी लेना है। कुछ सेक्शंस में आपने देखा होगा लिखा था कोई 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है, तो वहां लेने की जरूरत नहीं है जहां पर लिखा हुआ है। जैसे एक सेक्शन था 194M, 194M में क्या लिखा हुआ था कि अगर 194C, 194I, 194A, 194C और 194J अप्लाई नहीं हो रहा, राइट। 3-4 सेक्शन उन्होंने बताया कि ये सेक्शन अगर अप्लाई नहीं होते, किस वजह से, क्योंकि इंडिविजुअल की टर्नओवर 1 करोड़ के अंदर है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख के अंदर है, तो आपको टैक्स काटना है। वहां पर बोला जी आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। कोई रेजिडेंट है 50,000 से ऊपर का रेंट पे कर रहा है, वहां पर आपको बोला कि आप साल के एंड में एक साथ सारा टैक्स जमा करवा दो, और वहां पर भी बोला आपको कोई 10 नंबर आपको कोई 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन करते हो 50 लाख से ऊपर के, वहां पर भी कोई 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो कुछ जगह उन्होंने 10 नंबर से छूट दे रखी है,
तो जहां सेक्शन में लिखा है नहीं 10 नंबर अप्लाई करना, उन सेक्शन में अगर आप आते हो तो 10 नंबर की जरूरत नहीं है। अदरवाइज किसी और सेक्शन में आप टीडीएस काट रहे हो और आपके ऊपर अप्लाई हो गया, टीडीएस काट रहा है, आपको पहले 10 नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। एवरी पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स शैल अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन अकाउंट नंबर एंड एप्लीकेशन हैज टू बी गिवन इन फॉर्म 49B within 1 month from the end of the month in which tax was deducted for the first time। जैसे ही आपने टैक्स काटा 1 महीने के अंदर अंदर आप 10 नंबर के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि आपकी रिटर्न ही फाइल नहीं होगी उसके बिना। जिसका टीडीएस काटा है वो जान खा जाएगा आपकी कि मेरे को क्रेडिट नहीं मिल रहा। क्रेडिट तभी मिलेगा जब 10 आपके पास होगा और आपकी रिटर्न फाइल होगी। राइट। रिक्वायरमेंट टू फर्निश, छोटे छोटे सेक्शन है फ्रेंड्स, एक साथ करवा रहा हूं सारे, केवल 2 चीजें रह जाएंगी अब नेक्स्ट क्लास के लिए अपनी। एक जो सेक्शन 194Q मैंने छोड़ दिया, और टीसीएस। रिक्वायरमेंट टू फर्निश परमानेंट अकाउंट नंबर, कह रहा है परमानेंट अकाउंट नंबर आपको फर्निश करना पड़ेगा। अगर आपका टीडीएस कटना है, उसने टीडीएस काटा है, तो आपको पैन नंबर देना ही देना है अपना, आप पैन नंबर से बच नहीं सकते। 206E, एवरी पर्सन whose behalf tax is being deducted at source shall submit his PAN to person deducting tax at source, otherwise rate of TDS shall be actual rate or 20% whichever is higher। कह रहा है आप 10 नंबर देना, वरना एक्चुअल और 20% whichever is higher। सपोज 194J का केस है, 194J प्रोफेशनल पे अप्लाई होता है। 1 लाख की पेमेंट कर रहे हो, 1 लाख की पेमेंट कर रहे हो, जिसको पेमेंट कर रहे हो उससे बोला जी पैन नंबर दे दो अपना, टीडीएस कटेगा 10% से 10,000। और अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया तो टीडीएस कटेगा 20% से 20,000। बस कह रहा है पैन नंबर सबको देना है, और अगर पैन नंबर ना दे तो जो रेट अप्लाई होता था वो, या फिर 20% विचएवर इज हायर, हायर रेट पर टीडीएस काट लो इसका, अपने आप देगा पैन नंबर। ये 20% सीधा इनकम में से 20% का कट, जिसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा कभी आपको। अगर बिना पैन नंबर के टीडीएस कट गया फ्रेंड्स, तो जिसका टीडीएस कटा उसका रियल में कट गया। अब कोई टीडीएस का क्रेडिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्रेडिट तो तब मिलेगा जब पैन दोगे। पैन नंबर से तो क्रेडिट आता है आपके 26AS में, राइट। तो टीडीएस तो मैंडेटरी है, अगर नहीं दिया तो उस बंदे की जिम्मेदारी लगा दी कि भाई तू इसका टीडीएस काट ले फालतू, कोई दिक्कत नहीं, वरना हम तेरी जान खा जाएंगे कि तेरे पास पैन नंबर नहीं है और तूने टैक्स कैसे नहीं काटा इसका ज्यादा। ठीक है जी। If the person deducting tax at source has mentioned such PAN in quarterly statement, however, if the assessee whose tax is required to be deducted under section 194O, 194Q does not submit his PAN or Aadhaar, rate of TDS shall be 5% instead of 2%। 194O है ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला, Amazon का जो एग्जांपल लिया था हमने, Amazon का केस लिया था 194O। वो कह रहा है अगर 194O का केस है तो यार वहां 20% मत काटना, तो अगर बंदा पैन नहीं दे रहा है तो आप 5% काट लो, क्योंकि वहां सेल है, सेल का 5% बहुत बड़ी बात है। और 194Q जो मैंने एक सेक्शन छोड़ दिया है अभी, वो भी सेल से रिलेटेड ही है। 194Q भी सेल से रिलेटेड है, प्योर सेल का सेक्शन है, तो ये दोनों सेल के हैं, राइट। सेल पे बात कर रहे हैं। 194O ऑलरेडी हमने कर लिया ई कॉमर्स ऑपरेटर, Q हम परसों करेंगे। कह रहा है इन दोनों का अगर केस है तो 20% की जगह 5% मैक्सिमम काटना, एक्चुअल और 5 विचएवर इज हायर। इन दो के अलावा कुछ और है, बंदा पैन नहीं देता, 20% और एक्चुअल विचएवर इज हायर, बस खत्म। ठीक है जी। स्पेशल प्रोविजन, ये लास्ट सेक्शन फ्रेंड्स आज का, इसके बाद खत्म, बस ये लास्ट है। स्पेशल प्रोविजन फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर नॉट फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, सेक्शन 206AB। उन लोगों पे अप्लाई होगा जो लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, इनका टीडीएस बनता है लेकिन ये अपनी रिटर्न नहीं फाइल करते। केस बना देता हूं पहले, फिर पढ़ूंगा सेक्शन। ये पर्सन है ए, ये पर्सन है बी, राइट। ए बी को, राइट, ए बी को कुछ पेमेंट करने वाला है, राइट। ए बी को कुछ पेमेंट करने वाला है, कितना जी? ए बी को 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जितने की भी पेमेंट करने वाला है, राइट। और इसका टीडीएस बनता है, लेकिन इसने अपने पिछले सालों की रिटर्न फाइल नहीं की, रिटर्न फाइल नहीं की। बी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, बी का टीडीएस कटना है बट रिटर्न फाइल नहीं की है इसने। पैन नंबर दे दिया, रिटर्न फाइल नहीं की। ध्यान देना, यहां पैन नंबर नहीं है, यहां रिटर्न के ऊपर है।
एक पड़ा पैन नंबर कि बंदा पैन नंबर नहीं देता, कितना काटूं, एक्चुअल और 20% विच एवर इज हायर। सेक्शन 194 ई कॉमर्स ऑपरेटर, 194 क्यू सेल का एक अलग केस जो मैंने पढ़ाया नहीं, उन दोनों में से कोई केस है, एक्चुअल और 5% विच एवर इज हायर। कह रहा है पेन नहीं दिया तो वो वाला सेक्शन, पेन दे रहा है बट रिटर्न फाइल नहीं कर रहा अपनी, तो ये वाला सेक्शन। अब पढ़ लो क्या कह रहा है, इस सेक्शन में लिखा क्या है। कह रहा है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन प्रोविजन, किसी और प्रोविजन सेक्शन में जो मर्जी लिखा हो, हमारी सुनो, वेयर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर other than section 192, 192A, 194B, BA, BB, IA, IB, IM, N, ये वो वाले सेक्शन है ज्यादातर सैलरी वाले हैं, या रेंट है, इंडिविजुअल पर्सनल रेंट पे कर रहा है, 50,000 से ऊपर का रेंट पे कर रहा है, जिन पर 194 जो बेसिकली 194 IJC टर्नओवर कम होने की वजह से अप्लाई नहीं हो रहे, उस तरह के सारे सेक्शन है। राइट, कह रहा है इनको छोड़कर बाकी सब पे लगेगा। On any sum or income or amount paid, payable or credited by person to a specified person, the tax shall be deducted at higher of the following rate। कह रहा है ऐसे लोग जिनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होते, बाकी कोई और आप पेमेंट कर रहे हो, किसकी, आप प्रोफेशनल फीस की पेमेंट कर रहे हो सेक्शन 194J में। 194J देखो इसमें नहीं है, आप पे कर रहे हो 194C के अंडर, किसी कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कर रहे हो, राइट, आप किसी सेक्शन में कोई पेमेंट कर रहे हो, राइट, तो कह रहा है, और आप पेमेंट किसको कर रहे हो, स्पेसिफाइड पर्सन को, आप पेमेंट कर रहे हो स्पेसिफाइड पर्सन को, तो कह रहा है उस केस में आपको क्या करना है, डबल द रेट और 5% विच एवर इज हायर, डबल द रेट और 5% विच एवर इज हायर, या तो जो रेट अप्लाई होता है उतना, या फिर 5% विच एवर इज हायर, वो आपको लगाना है। अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन है वो देख लो, आपको पूरा सेक्शन क्लियर हो जाएगा। स्पेसिफाइड पर्सन, इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206AA इज एप्लीकेबल। अच्छा, स्पेसिफाइड पर्सन यहां है, एक चीज और है अभी यहां पर, इफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206AA इज एप्लीकेबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन इन एडिशन टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन, राइट, दिस सेक्शन टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट हायर ऑफ 2 रेट्स प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 206AA। कह रहा है सेक्शन 206AA भी अप्लाई हो रहा है और AB भी अप्लाई हो रहा है। 206AA था, पेन नंबर प्रोवाइड नहीं किया, फर्निश पेन अकाउंट नंबर, कह रहा नहीं इस पर्सन ने पेन नंबर अप्लाई किया, और ये 206AA मतलब वो स्पेसिफाइड पर्सन भी है, रिटर्न भी फाइल नहीं कर रहा, ना पेन नंबर दे रहा है ना रिटर्न फाइल कर रहा है, यानी कि 206AA भी लग गया, 206AB भी लग गया, तो कौन सा रेट लगाना है। कह रहा है दोनों सेक्शन देखो, AA भी देखो और AB भी देखो, इन दोनों में मिला के जो सबसे हायर रेट निकल के आए वो लगा दो इसके ऊपर। अगर 206AA में हायर निकल रहा है तो वो लगाओ, 206AB में हायर लग रहा है तो वो लगाओ, इससे सबसे ज्यादा टैक्स वसूलो, क्योंकि ना ये पेन दे रहा है और ना रिटर्न फाइल कर रहा है। ठीक है जी, अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन है वो समझ लेना बस। फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, स्पेसिफाइड पर्सन मींस ए पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ इनकम for the assessment year relevant to the previous year immediately preceding financial year in which tax is required to be deducted, for which time limit for furnishing return of income under subsection 1 of section 139 has expired, and the aggregate of deducted tax at source, tax collected at source in case is rupees 50,000 or more in the said previous year। कुछ उसके जैसा है, पिछले साल में पिछले 3 साल की रिटर्न की डेट निकल चुकी है, कुछ उसके जैसा है, एग्जैक्टली नहीं है, बता देता हूं। यहां पे कह रहा है ए ने बी को पेमेंट करना है, किस चीज का करना है, एग्जाम्पल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट करनी है अंडर सेक्शन 194C, टीडीएस लगने वाला है। बी को बोला जी अपना पेन नंबर दे, पेन नंबर नहीं दे रहा तो 206AA लग जाएगा, पेन नंबर ना देने की वजह से। ये पेन नंबर तो दे रहा है लेकिन इसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, रिटर्न फाइल नहीं की तो 206AB लग जाएगा। ए भी कह रहा है 194C में देखो क्या रेट है, 194C में लिखा था जी 1% इंडिविजुअल HUF, 2% अदर। 206A भी बोल रहा है कि एक्चुअल रेट और दिस विच एवर इज हायर, 5% और एक्चुअल विच एवर इज हायर, तो कह रहा है 5% से काट लो, राइट। लेकिन वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन, वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन, जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की। कब की रिटर्न फाइल नहीं की, कह रहा है ये चेक करो बी की रिटर्न, बी की रिटर्न चेक करनी है। कब की जी, कब टीडीएस काट रहे हो,
टीडीएस काट रहे हैं जी हम 2024-25, इसके पिछले साल में 2023-24। ये देखो ऐसा एक साल, केवल एक साल जिसकी डेट 23-24 में निकल चुकी, वो कौन सा होगा? 2022-23, राइट, 2022-23 कह रहा है एक साल 23-24 में जिसकी डेट निकल चुकी, मतलब 22-23। आपने 22-23 की रिटर्न फाइल नहीं की, आपने 22-23 की रिटर्न फाइल नहीं करी है, राइट, तो आपका जो टीडीएस कटेगा वो 5% पे कटेगा। लेकिन यहां पर शर्त लगा दी, जो टीडीएस कटने वाला है या टीसीएस लगने वाला है वो 50,000 से ज्यादा का हो बस। अगर आप इसका 50,000 से ज्यादा का टीडीएस काट रहे हो, हर एक का नहीं, क्योंकि हो सकता है उस बंदे के बेचारे की बनती नहीं थी रिटर्न, उस बंदे का टीडीएस होता ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, छोटा मोटा बंदा था, छोटा मोटा इनकम थी। आप उठा के बोलोगे जी मैं तो, तूने पिछले साल की रिटर्न फाइल नहीं की, इस बार तेरी एक इनकम आ रही है, मैं तो 5% टीडीएस काट लूंगा, वो रो पड़ेगा बेचारा। वो कह रहा है जी जो टीडीएस कट रहा है वो 50,000 से ज्यादा होगा, मतलब अच्छा अमाउंट होना चाहिए। 50,000 का टीडीएस का मतलब इनकम बहुत ज्यादा होगी, राइट। और उसने 22-23 की, जिस साल की हम बात कर रहे हैं उससे पिछले साल में रिटर्न फाइल करने की डेट निकल चुकी है। यहां 3 साल नहीं बोल रहा है, एक ही साल की बात कर रहा है बस, राइट। ये पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन होगा जिसने ये रिटर्न फाइल नहीं की, इसका मतलब ये पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन है। इस पर्सन को बोला जी स्पेसिफाइड पर्सन, ये हो गया स्पेसिफाइड पर्सन। रिटर्न नहीं फाइल कर रहा, कब की? पिछले साल में जिसकी डेट निकल चुकी है, उससे पिछले साल की उसने रिटर्न फाइल नहीं की, ये स्पेसिफाइड पर्सन है। और जो भी स्पेसिफाइड पर्सन होगा, राइट, उसका टीडीएस काटो एक्चुअल और 5% विच एवर इज हायर। और साथ में यह भी लिख दिया कि यही पर्सन रिटर्न भी फाइल नहीं कर रहा और पेन भी नहीं दे रहा, ना पेन दे रहा है, 206 डबल ए लग गया पेन ना देने से, 206 ए भी लग गया, रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, नो रिटर्न नो पेन, दोनों लग गए। कह रहा 206 डबल ए भी चेक करो, ए भी चेक करो, इसका भी रेट निकालो, इसका भी निकालो, और दोनों में जो हायर बने वो टीडीएस काट लो, दोनों में जो हायर टीडीएस काट लो। कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ लो। आज का मेरा चैप्टर खत्म हुआ, 1 घंटे का बचा है टीडीएस। नेक्स्ट क्लास में टीडीएस से रिलेटेड 1-1.25 घंटा लगा के टीसीएस के और एक वो सेक्शन है वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस हैं वो कंप्लीट करेंगे, राइट। चलो, ये अब कुछ क्वेरी है फ्रेंड्स, पूछ सकते हो आप लोग। क्लासेस अगर पसंद आ रही हो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर करना, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस या फ्यूचर के सारे जो मैं लाइव सेशन करूंगा, लाइव क्लासेस कर रहा हूं, उनके नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, कुछ क्वेरी है फ्रेंड्स, यू कैन आस्क योर क्वेरी। हाँ जी, कुछ क्वेरी है फ्रेंड्स, आप पूछ सकते हो। हाँ जी, कोई है क्वेरी? मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूं, आप लोग कुछ टाइप अगर कर रहे हैं तो, राइट। चलो जी फ्रेंड्स, कुछ क्वेरी नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन आता है माइंड के अंदर, डाउट आता है। अच्छा, एक माधवी का क्वेश्चन आया है, सर टीडीएस काटा है बट जमा नहीं कराया तो उस कंडीशन में क्या होगा? अभी अभी देखा ना हमने, पेनल्टी है, अभी पेनल्टी पड़ी थी 1.5% इंटरेस्ट। जमा नहीं कराया, देखो जमा कराया ही नहीं, टीडीएस काटा और जमा ही नहीं कराया, चुपचाप रख के बैठे हो, ऑडिट होगा पक्का। टीडीएस काट रहे हो इसका मतलब आप ऑडिट के अंदर फंसे हुए हो, ऑडिटर आपके अकाउंट चेक करने वाला है, आपका एक केस पकड़ा जाएगा। या तो वो कहेगा जमा करा दो, नहीं तो वो ऑडिट रिपोर्ट में लिख देगा, क्वालिफिकेशन डाल देगा ऑडिट रिपोर्ट में, बहुत गंदे फंसोगे। मान लो जमा लेट कराया तो फिर इंटरेस्ट है। टीडीएस आप काटोगे तब जब आपने जमा नहीं कराया, और आपने जमा नहीं कराया ना, जिसका काटा है वो बेचारा आपकी जान के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि उस बंदे को क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। आप जमा कराओगे, रिटर्न फाइल करोगे, तब उसको क्रेडिट मिलेगा, उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा, उसका टैक्स कट गया, क्रेडिट नहीं मिल रहा, रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे उसको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, वो आपकी कंप्लेंट करेगा। तो मैकेनिज्म तो बहुत है पकड़ने के आपको, ठीक है ना। तो आप काट के बच नहीं पाओगे, जिसका काटा है वो बेचारा पीछे पड़ जाएगा आपकी जान के पीछे, और आगे से बिजनेस बंद कर देगा आपसे कि टीडीएस काट के आप जमा नहीं कराते, नुकसान करा देते हो मेरा, कंप्लेंट करेगा अलग। ठीक है माधवी, क्लियर?
चलो, ये और कोई क्वेरी नहीं है फ्रेंड्स। नाउ लेट मी क्लोज दिस क्लास। परसों मिलेंगे फ्रेंड्स, 16 तारीख आज 18 तारीख सेम टाइम 8 o'clock। टीडीएस कंप्लीट करेंगे और एक नया कुछ छोटा सा चैप्टर है 1 घंटे का, मिसलेनियस प्रोविजन है कुछ टैक्स से रिलेटेड, वो आपको बताऊंगा। राइट, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।